यार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो कृपया करें VTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए वे भी कृपया कर पहले लाइक करें और फिर देखें, और आप भी पहले लाइक कर लीजिए, इसके बाद ही वीडियो को आगे देखें। चलिए, सबसे पहले आपकी सेहत की बात करेंगे। और वंदे भारत में ऐसा अमूल का दही आपने देखा नहीं होगा। अमूल ही है ना, लिख तो ऐसे ही रहा है अमूल। एक्सपायर है भाई। हम लोग अभी वंदे भारत में हैं जो कि पटना से चल के टाटा नगर तक जाती है। ये इन्होंने रात का भी डिनर सर्व किया था अपने को, और ये दही में ये आप देखो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। देखो, और ये सिर्फ एक खाने का हाल नहीं है, इस सारे खाने का वही हाल है। आप देखो इस थाली में भी लोगों ने खाया है, इसमें भी कीड़ा चल रहा है। और ये वंदे भारत की ट्रेन है। अभी कंप्लेन करने के लिए बोला गया कंट्री में मैनेजर वाले के लिए दिखाया नहीं। एक्सपायर है भाई। हम लोग भाई साहब, कीड़े कीड़े चलते हुए दही में और दाल में, सब में। उफ़ो, किस लेवल पे पहुंच गया खाना भाई, हैं? बहुत बुरी हालत है, गजब की हालत है। और अब क्या होगा? अब पेनल्टी लग जाएगी ठेकेदार पर, उसके बाद वो अपील कर देगा। अपील में जो है टोकन पेनल्टी रह जाएगी, यानी उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी 1 लाख रुपए की, वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये रह जाएगी। ये होता है। आपने कभी फॉलो अप नहीं किया ना, बता रहा हूँ इसलिए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। शंकराचार्य वाले केस में जो है फाइनली स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बेल मिल गई है, जमानत दे दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और उन्होंने कहा है, डॉक्टरों ने पीड़ित के शरीर पर जो मुख्य बातें हैं कि डॉक्टरों ने पीड़ित के शरीर नहीं, जो बटुक हैं उनके शरीर पर कोई यौनाचार के निष्कर्ष, निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया। कोई उनके ऊपर जो है ऐसे मारपीट के इस प्रकार के कोई निशान फिजिकल भी देखने को नहीं मिलते। बटुक लगातार जो है आशुतोष ब्रह्मचारी के संपर्क में रहे, FIR होने के बाद भी मीडिया को उनका इंटरव्यू दिलवाए, जो कि नहीं होना चाहिए। बटुकों ने अपने माँ बाप को ना बताकर अजनबी को ये बात बताई, ये बहुत संदेहास्पद है। और डॉक्यूमेंट्स में पाया कि बटुक की घटना के वक्त एक बटुक जो है बालिग था, जबकि उसके FIR में नाबालिग बताया गया। FIR घटना जो है प्रयागराज बताया गया, जबकि बटुक MP और उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी विसंगतियाँ थी। साथ ही साथ जो ये जो बटुक हैं, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के छात्र हैं ही नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ये लोग साबित नहीं कर पाए। और बटुक ने अपने साथ हुए अपराध की जो जानकारी है वो मौनी अमावस्या पर आशुतोष ब्रह्मचारी को दी। उस दिन अभिमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज प्रशासन से स्नान पर विवाद हुआ था। इसको भी जो है हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। तमाम सारी चीज़ें तो खैर बहरहाल, फिलहाल तो जो है जिन्होंने आरोप लगाया था अब उनको साबित करना है। थैंक्स फॉर योर डेडिकेटेड कवरेज जनरल कैटेगरी पीपल इश्यूज एंड शोइंग अस द वे टू पुट इंडिया फर्स्ट एंड वॉइसिंग फॉर अवर राइट एज वेल। धन्यवाद विनय कुमार जी। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इस लाइव में इंडिया फर्स्ट था, है और रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, कोई एक नेता ही फर्स्ट है या कोई एक पार्टी ही फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं। रुझे आप श्रीनिवास जी करें। यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड। अच्छा, आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो गई सर, आराम मिल नहीं पाया। चलिए और आगे चलते हैं सर। कोर्ट के एक और निर्णय पर चलते हैं। गजब का निर्णय आया है। मोहम्मद सैयद नूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दे कि वंदे मातरम मैंडेटरी नहीं हो सकता, ज़बरदस्ती नहीं गवाया जा सकता किसी से। तो जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या 28 नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके कोई लीगल पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर हैं तो वो क्या है। कांग्रेगेशन इफ़ द पर्सन रिमूव्स फ्रॉम द कांग्रेगेशन इफ़ दे डोंट सिंग द सेम, क्या उसमें व्यक्ति को हटाया जा सकता है उस कांग्रेगेशन से। तो इसमें उन्होंने बोला पेनल्टी है, केस ऑफ डिसरप्शन है, वाइल देयर विल नो लीगल सैंक्शन, लेकिन उसका कोई लीगल सैंक्शन है, कोई बर्डन नहीं होगा। तो उन्होंने कुल मिलाकर जो है नोटिस जारी कर दिया कि नोटिस सरकार को दे दिया कि भाई आप आइए, इस बारे में अपना जवाब दीजिए। और सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने कहा डू वी नीड एन एडवाइजरी टू रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। तो एडवाइजरी की हमें ज़रूरत है, इस देश में ज़रूरत होती है तो क्या करें। हाँ बताइए, इस पर भी बहस हो रही है कि हमें उठकर खड़े होना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। कमाल है। आइए एक और फैसले पर चलते हैं जो बहुत
विवादास्पद है, आप बताइएगा आपको सही लगा या गलत। काउंसिल खड़े होते हैं, कहते हैं एक्सट्रीमली अर्जेंट है सर, मेरे क्लाइंट का जो है घर गिराया जा रहा है। पीएम आवास योजना में एक घर बनाया गया था, जो ओनर है वो एक लेडी है और विडो है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसकी एक अनमैरिड डॉटर उसके साथ रहती है जो अंधी है, ब्लाइंड है, 35 साल की उसकी डॉटर है, ठीक है। सीजीआई कहते हैं नथिंग कैन बी डन टुडे, इफ़ यू एग्री वी विल, अगर आज कुछ नहीं होगा, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो काउंसिल बोले, वकील साहब बोले कि स्टेटस को लगा दो, स्टे दे दो हमको, मेरा जो 2 रूम का घर है वो टूटे नहीं। तो सीजीआई साहब कहते हैं वी विल गेट इट रिकंस्ट्रक्टेड। वाओ, क्या बात है, टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा बनवा देंगे। ये कैसी बात, ये तो बहुत बेहुदा जजमेंट है, बेहद बेहुदा जजमेंट है। ऐसे जज को तो हटा देना चाहिए। कोई औरत का घर टूट जाएगा, वो बूढ़ी है, विधवा है, उसके साथ 35 साल की उसकी बेटी है जो अंधी है, आप कहते हो घर टूट जाए कोई बात नहीं हम दोबारा बना देंगे। अगर 3 दिन बाद टूट जाएगा या हफ्ते भर बाद या अगली तारीख के बाद टूट जाएगा तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। गजब फैसले, अजब गजब फैसले, कमाल है साहब। दर्द तो है ही नहीं, दर्द तो है नहीं भाई, इन लोगों को ज़मीन पर उतारो, बहुत मुश्किल है सही फैसले आना। अन्यथा सीजीआई सूर्यकांत स्लैम्स पर्सन फॉर मेकिंग अ फोन कॉल टू हिज ब्रदर ओवर एन ऑर्डर पास टू हिम। अरे, he dares to call my brother on phone and tells how CGI passed this order, he will dictate me। ओफो, बोले दुनिया के किसी भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इफ ही हाइड्स आउट ऑफ इंडिया आई नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल, नेवर एवर डेयर टू डू इट। हैं, अच्छा, अपने भाई को फ़ोन लग गया तो इतना कष्ट, और दूसरे का मकान टूट रहा तो जज साहिबान को दर्द ही नहीं होता। चलिए, अच्छी बात है, भाई को फ़ोन लगा दिया, को धमकी दे दी क्या? भाई को बोल दिया होगा, बता दिया होगा, अरे कैसे फैसले देते हैं भाई तुम्हारे भाई, तो मिर्ची लग गई उस बात पे, अरे राम 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 राम, गलत है तो इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। चलिए, क्या कहें साहब, आइए आगे चलते हैं। FCRA अमेंडमेंट बिल भी आ रहा सर, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। गवर्नमेंट एसर्ट्स एक्शन अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन, कह रहे हैं हम फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन के उसमें लेकर आ रहे हैं इसको, कि बाहर से जो पैसा आता है उससे जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उसको रोकने के लिए लाए हैं। देख लेना भैया, मामला कुछ और ना निकले, क्योंकि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब इन पर से विश्वास उठ गया है ना। ये जब जब कहते हैं तब तब एंटी हिंदू या एंटी कुछ ऐसी चीज़ लेकर आते हैं और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ लेकर आते हैं जिससे इनको बेनिफिट होता है, दूसरे का सबका नुकसान होता है, इनको सिर्फ बेनिफिट होता है। इसलिए थोड़ा सोच लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा इनसे मिलें। हा, मांग भर के बैठी हैं। चलो सुने। सब दिखावा है, सब झूठे, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, वो तो मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहाँ रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो दिन करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता, चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है कि उन्हें थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। उनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन वो आप चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार देगा, अच्छा है। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। और ऐसे सोसाइटी मोनालिसा मेरे पास क्यों आई, फरमान से शादी क्यों की? सनोज मिश्रा ऐसा है। और मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, मीडिया के सामने सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहां सब डील कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं। चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है, सब आप देख सकते हो। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10-12 से टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरे साथ नहीं ली। मुझे पता है कि मुझसे क्या कहती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया, और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली कराओगे? सब दिखावा है। बड़ी इतनी जोर से हूँ ऐसी आवाज आती, हमने कहा शायद आंसू भी देखने को नहीं मिले, आंसू नहीं मिले, बिना आंसू। अच्छा, सनोज मिश्रा ने भी टच कर दिया इधर, आई राम राम, और फैमिली वालों को बता दिया, उनने भी कुछ नहीं बोला। माँ ने कभी पाला ही नहीं, इन्होंने पाला है अपने भाई बहन को। माँ दारू पीती रहती थी, बाप दूसरी औरतों के साथ घूमता रहता, दारू पी के धुन धा ढूं। SC/ST कम्युनिटी से आती हैं वैसी, बाय द वे। दूरी रहना चाहिए इन लोगों से। समझ में आ गया ना क्यों लोग इनसे दूरी बना के रखते थे? इसीलिए।
आप कितना भी कर दो भाई साहब, आपके ऊपर पलट कर कब कौन सा आरोप लग जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे। बीजेपी सच्चाई बताने पर कांग्रेसी तमगा मिला, बधाई हो भाई। ठीक है ना। तो ये है साहब, ये है जिसको आप वो क्या मोनालिसा बता रहे थे, फलान बता रहे थे, ढिकान, वो अपने आप को मोनालिसा समझ रही है। मोनालिसा, हमें मेरे मोनालिसा आइयो, कल तक तेरी थी बाबा, मेरे बाबा वो तो खुश हैं। अरे कमाल हो गया, गजब। जूते को पैर में पहना जाता है, सिर पे नहीं। गलती आप लोगों की है जब आप यही नहीं पहचान पाते कि कौन व्यक्ति किस लायक है और किसी को भी लेके उड़ लेते हैं। यही कारण है कि आज ये सही मायने में कलयुग है। जो टैलेंटेड है, जिसके पास में ज्ञान है, जो सही मायने में पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं, वो एक कोने में पड़ा हुआ है। और जो लोग गाली दे रहे हैं और जो लोग अभद्रता कर रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, वो लोग छा रहे हैं दुनिया पर। चलिए, हमें क्या, चलिए दो लोगों से बात करने। कौन है साहब, अब नहीं है दुनिया में, कैसे होगा। जयराज जी हैं, इन्होंने अपना जो है इनकी दुकान थी 9 बजे का, लॉकडाउन के समय 9 बजे के बाद इन्होंने जो है दुकान अपनी चालू रखी। इनके सर इनके बेटे थे इनके साथ में, बेनिक्स। तो सॉरी 9 बजे के आसपास के बाद इन्होंने दुकान खुली रखी थी। पुलिस आई, उनको उठा के ले गई। बेनिक्स को पता चला, वो ढूंढने के लिए गए अपने पिताजी को। पुलिस स्टेशन में देखा तो उन्होंने उसको भी बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद दोनों को नंगा करके खूब मारा, ज़बरदस्त, इतना मारा कि पूछिए मत, कि उनका जो है शरीर में से खून निकलने लगा, टेबल पे, दीवारों पर। अगले दिन जो है इनको उठाकर जो है पुलिस डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ से सर्टिफिकेट बन जाता है फिटनेस का, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट भी देखता है और रिमांड दे देता है पुलिस को, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ये घटना जो है, इसकी घटना के बस कुछ ही दिन बाद 22 जून को बेनिक्स की मृत्यु हो जाती है और 23 तारीख को जयराज जी, यानी बाप बेटे, 23 तारीख को जयराज जी की भी मृत्यु हो जाती है। बाप बेटे दोनों जो है एक्सपायर हो जाते हैं। अब कल इसमें पुलिस को 9 पुलिसकर्मियों को, अधिकारी समेत, इसमें दोषी पाया गया और 6 साल लग गए सर। और जो है तब जाकर ये डिसीजन आया। सेंटेंसिंग जो है अभी दोषी पाया गया। अब इसमें क्या आरोप तय हो चुके हैं, दोषी पाया गया। सज़ा का जो है वो ऐलान 30 मार्च को होगा। सीसीटीवी जो अगल बगल लगी थी, उससे भी जो है मतलब कुछ खास मदद नहीं मिल पाई। खैर, और इनके खिलाफ में फर्जी केस बनाया गया था और इसलिए जो है इनको मार दिया गया, क्योंकि बस पुलिस की एक ऐंठ थी। ये भारत है सर, सोचिए, हम यहाँ न्याय की बात करते हैं। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, युग रतन जी, युग तिवारी जी कह रहे हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सभी लोगों को। आइए आगे चलते हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं। हर तरफ है सर, कितनी प्यारी हंसती खेलती फैमिली है। अब आप सोचिए क्या हो रहा होगा। डॉक्टर अर्चना शर्मा है, इनका क्लिनिक था दौसा में। ये अच्छा भला क्लिनिक देख रही थी, अचानक से इनके पास में एक केस आता है। उस केस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो मृत्यु हो जाती है। अब इनके ऊपर लगता है SC/ST एक्ट। क्यों? क्योंकि भाई वो दलित, शोषित, वंचित थी जिसको इन्होंने देखा। अब इनके ऊपर हैरेसमेंट शुरू होता है, बैकवर्ड क्लासेस का, इसका उसका। फाइनली इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा कि ये सुसाइड कर लेती हैं। और सुसाइड नोट में बाकायदा लिखती हैं कि मेरे साथ इतना हैरेसमेंट हुआ, शायद मेरे सुसाइड के बाद में मैं निर्दोष हूँ ये साबित हो जाएगा, शायद मेरे मरने के बाद साबित हो जाए। इतना परेशान कर लिया। तो एक बात बताओ, जब तुम दलित, शोषित, वंचित हो, पीड़ित हो, तो जाते काय को शर्मा से इलाज कराने, अपने उसमें मराओ। किसने कहा तुमसे अपनी अस्थिति यहाँ मराने के लिए? कौन कह रहा तुमसे यहाँ आने के लिए? बिल्कुल मत आइए, ठीक है ना। कमाल है सर, गजब हालत है। और दूसरी बात, 36 बार समझा दिया इन लोगों से दूर रहो, लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा। आपने पेशेंट देखा और आपकी ऐसी की तैसी हो गई। आप कहाँ, अब आपको सुसाइड करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन है।
चलिए आगे चलते हैं और देखें जरा यूजीसी पे क्या क्या चल रहा है। दोपहर को मेरी दादी जी के साथ रामायण देख रही थी। मैंने रामायण में कुंभकर्ण को देखा। आप सभी ने भी कुंभकर्ण का नाम तो सुना ही होगा। मैं दिन रात सोता ही रहता था, बिल्कुल अपने स्वर समाज के सांसदों की तरह। लेकिन कुंभकर्ण में अपने स्वर समाज के सांसदों में एक ही अंतर है कि जब कुंभकर्ण का पापी भाई रावण संकट में था, तब वह उसके भाई की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा से लड़ गया। लेकिन हमारे स्वर समाज के सांसद अभी भी सोए हुए हैं। कुंभकर्ण के जैसे हैं सवर्ण समाज के जो नेता हैं। कुंभकर्ण भी उठ जाता था अपने भाई की मदद के लिए, पर यहाँ नेता नहीं उठ रहे, बच्ची की पुकार है। चलिए हमारी छोड़िए साहब। ओबीसी समाज, तेली समाज से आते हैं भाई साहब, उनकी ज़मीन दबा ली, वो अपने कागज लेके घूम रहे हैं। क्या घटना हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामगुलाम साहब था। ये कौन सा पेपर आप लेके सर हमारा जो है तो महाराजा धिराज गंगा से हम लोग को बंदोबस्त है 1936 ईस्वी में, जो अभी तक हम लोग के जोधाबाद में जमीन था। लेकिन एकाएक पूर्णिमा के कुछ सदा लोग, वहाँ के मुखिया और एक रामचंद्र मुखिया है, वो दोनों आदमी के उस दावा पर ये लोग जैसे हम लोग की जमीन पर जबरदस्ती कर रहे थे। कौन घर बना दिया जबरदस्ती? वो सदा लोग जो है कैसे बना दिया? वो लोग रातों रात बना दिया। हम लोग का जमीन जो है घर से थोड़ा दूरी पड़ता है, उन लोग को नजदीक पड़ता है। वो लोग जो था पहले वहाँ बलान भाग में बसा हुआ था, लेकिन एकाएक जो है तो पुनः उन लोग उसका बाद दिया। वो दोनों आदमी और खास करके वहाँ के सदा लोग जो है हम लोग की जमीन में घर बनाए थे। जब कब्जा किया तो क्या आप लोग रोकने नहीं हम लोग रोकने के लिए गए, हम लोग का है हम लोग की जमीन में क्यों जबरदस्ती घर बना रहा? वो लोग धमकी दिया तो भाई हमारे जमीन में फंसा लेंगे, तुम लोग हमारे यहाँ जबरदस्ती करने के लिए। जैसे वहाँ अभी का घटना जो चल रहा है बेरहा नगर का, उसी ढंग से तुम लोग को फंसा देकर सबको बर्बाद कर देंगे। हम लोग डर गए, इसी कारण जो है अभी तक हम लोग हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, बहुत पहले मैंने बताया था, रात को कोई आता उसने बताया था ज़मीनों पे कब्जे होते हैं इन एक्ट से, लेकिन कोई माना ही नहीं। वहाँ ब्राह्मणों को फंसाया था, देख लो, यहाँ तुमको भी फंसा देंगे। गजब हालत है साहब। बाकायदा अपना बताते हैं कि हमने कहाँ कहाँ फंसाया और किधर फंसा देंगे। क्रेडेंशियल साथ में लेकर चलते हैं बिल्कुल अपने पूरे। बढ़िया चल रहा है सर, कुछ भी कहिए। आइए आगे चलते हैं। क्या है भाई? भाद्र कम्युनिकेशंस फॉर्मर एमएलए प्रधानी फॉर डॉटर्स न्यूट्रियल चॉइस। आए ये क्या हो गया? और क्या भैया, तुमने अपनी लड़की की शादी हैं कहाँ कर दी? दूसरे उसमें कर दी, तो प्रधानी नहीं मिलेगी। हाँ, एमएलए प्रधानी, फॉर्मर एमएलए प्रधानी फॉर, है ना? तो ये हालत है, इतना बुरा हाल। अच्छा किससे किया देखें जरा। सोर्सेज सेड बॉयकॉट was prompted by Pradhani's decision to marry off his daughter to a man from Brahmin family। अरे तुम तो कह रहे थे कि शादी करो। अच्छा लड़की दे दी इसलिए दिक्कत हो गई दलित परिवार ने ब्राह्मण परिवार को। अच्छा तो दिक्कत हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बलात्कार के लिए लड़कियां चाहिए हैं ऐसा बोलो सीधे सीधे। अब आ गई खुल के कहानी सामने, अब तो अखबारों में छप रही है सर। मानसिकता एकदम सामने आ गई खुल कर। गलत तो नहीं बताया था। चलिए अभी तो आगे और देखिए, अभी सीटें बढ़नी है 830 पता नहीं कितनी सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। नया परिसीमन लागू होगा, क्या लगता है उसमें क्या होगा? उस परिसीमन में भी खेल देखिएगा आप क्या होने वाला। मैं अभी से बता देता हूँ, उस परिसीमन में भी जो खेल होगा वो यही होगा कि SC ST का वोट बैंक एक साथ एकजुट कैसे हो और जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है वो कैसे कटे। अब ब्राह्मणों की जो परिसीमन जो किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा, क्योंकि सवर्ण हो ना, सवर्ण ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, तो सवर्णों का परिसीमन ऐसा किया जाएगा कि वो 30% मुसलमानों के साथ रख दिया जाएगा कि जाओ बेटा तुम इनसे लड़ते रहो, इनसे भिड़ते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे, तुम्हारी वैल्यू ही ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से परिसीमन बनाया जाएगा। 60% SC ST, 20% मुसलमान और 20% सवर्ण। चलो जाओ, आ जाओ, मजे कर लो मजे। फिर कहाँ जाओगे भाई? देखो सोचो समझो क्या होने वाला। 2029 में होने वाला है। हो जाएगा, योगी जी भी कह रहे हैं अब तो। और योगी जी ने धमकाया भी किसको? ब्राह्मण को। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। तो निशाना भी सीधे रवि किशन पर लगा कि तुम्हारी सीट जाएगी।
वो हो सकता है किसी महिला सीट में आ जाए। अरे भगवान, यही होगा, ऐसा ही होने वाला, देखते जाइए। गजब हालत है। चलिए, जो भी कहिए, बढ़िया चल रहा, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। आइए, सरकार ने आज जानकारी दी है। क्या जानकारी जरा समझिए। 1300 पोस्ट आईएएस की, 505 पोस्ट आईपीएस की खाली पड़ी हैं। लोकसभा में जानकारी दी है। वाह, क्या बात है, क्या तीर मारा है साहब। 1300 आईएएस और 505 आईपीएस हमारे पास पोस्ट हैं, खाली पड़ी हैं, हम उस पर लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? किस लिए नहीं दे रहे? इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारे वाले लोग आएंगे तब देंगे। वो हमारे मेरे दलित, मेरे पिछड़े, मेरे फलाने, मेरे ढिकाने, मेरे लाल, मेरे नीले, जब वो आएंगे तब देंगे। 29 से पहले दे देंगे अपॉइंटमेंट। वो कुछ नए नियम बनाकर 70%, 80%, 90% आरक्षण ले जाके तब दे देंगे। ये भी सही है, इसमें कौन सी बुराई है? क्या कहते हो आप लोग? गजब हालत है, बहुत बुरी स्थिति है साहब। सोचा नहीं था मैंने कि इतनी पोस्ट खाली पड़ी होंगी देश के अंदर। हमें लगा कि यहाँ जॉब नहीं है। भाई साहब, जॉब खाली पड़ी है, करने वाले नहीं है। मेट्रो की छत फाड़ कर नीचे निकला बोरवेल, 100 फीट नीचे बनी सुरंग में हुआ 6 इंच का छेद, ठेकेदार पर केस। ले भैया, मेट्रो का काम चल रहा था, नीचे मेट्रो की सुरंग बनी हुई है। पुणे की घटना है। किसी ने अपने घर में बोरिंग करी तो उसी दिन नीचे जाकर जो है मेट्रो कोई ड्रिल कर दिया उसने। गजब हो गया। क्या करोगे आप? क्या गंभीर स्थिति है। अब आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये एक बहुत अपने आप में बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब तो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ कभी भी आकर जो है कुछ भी कर सकता है। उसको करना क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक आपको बोर करना, और बोर करने के बाद में जो है वो अपना इंतज़ार करेगा आराम से बैठकर कि बोले ठीक, उसमें आराम से बारूद भर दे। कल जब आपके यहाँ वक्त पड़े, उस वक्त पर वो उसमें धमाका करे, तब क्या करेंगे आप? तो बहुत गंभीर मामला है, इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका दुरुपयोग जो है बहुत बुरी तरह से हो सकता है। एक नई टेक्निक, एक नई टेक्नोलॉजी मिल गई लोगों को। कुछ नहीं करना है भाई, एक प्लॉट लेके खरीदना है देशद्रोहियों को, और वो उस जगह खरीद लेंगे, भारत के जो विरोधी हैं, पाकिस्तान, कोई भी XYZ, और वहाँ उनको एक ड्रिल ही तो करना है। बुला के ड्रिल करके छोड़ देंगे। उन्हें मालूम है मेट्रो कितनी नीचे है, उससे 2 फुट ऊपर रोक देंगे ड्रिल को, ख़त्म। और जब आपको उसकी ज़रूरत है आपातकाल में, उस समय पर उसमें ब्लास्ट कर देंगे, तब क्या करोगे आप? तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। आइए इधर चलें। पुरुलिया में रामनवमी जो है उस पर जो है हनुमान जी की जो है एक मूर्ति तोड़ दी गई थी। अब वहाँ की जो पुलिस है उसने लोगों को पकड़ा है। उसमें गारू महतो हैं, अविनाश महतो हैं, कीर्ति महतो हैं, कृपानाथ महतो हैं। और ये कहना है जो बीजेपी विरोधी हैं उनका कि ये सब लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी शक्ति प्रमुख हैं कीर्ति महतो तो, और एक्स बूथ प्रेसिडेंट हैं कृपानाथ महतो। तो सब लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने ये किया था। अब वो किया नहीं किया, वो बीजेपी में है नहीं, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले से ही दोंगा पार्टी मशहूर है, और ये और दोंगा पार्टी मशहूर कर देंगी इनकी पुलिस। इनकी पुलिस को ही तो कहना है ऐसा ऐसा हुआ, अखबार में छप जाएगा, काम खत्म। चुनाव सिर पर है। चलिए आइए आगे चलते हैं। कांग्रेस को चुनाव जीतना है, देखें जरा कैसे जीतेंगे। ನಾನು ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ನಾವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಬೇಡ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ನಾನು ರಾವ್ ಕಾಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಳಿಕ ಕಾಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಸೂರಿ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಒಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ.
इनको चुनाव जीतना, इनको हिंदू वोट चाहिए भाई। कितनी भी कोशिश कर लो आप, कांग्रेस बिल्कुल ऐसा कर देती है, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी अच्छे से सजा लो, रंगोली बना लो, या उसके आप आकर हग मूद देंगे। आप थाली सजा दो सर इनके लिए कि आप आइए खाना खाइए, ये तुरंत उस पर हग देंगे और मूद देंगे। ये वो वाला हाल है कांग्रेस का। खैर क्या कहें। तो सीएम सिद्धारमैया साहब हैं, कहते हैं कि जो है मैं तो नॉन वेज फूड उगाड़ी और शिवरात्रि पर भी खाता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। बढ़िया। अब ये तो कर्नाटक के लोगों को सोचना है, हम क्या कहें। हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। गजब हालत है, गजब हालत है। क्या कहें। आइए और आगे देखते हैं। दिल्ली में सब कुछ सही हो गया, लोगों का कहना था कि चौपल इंजन की सरकार आ गई। आइए देखें। जनाब ये पुलिस वाले नहीं है। जनाब आपकी यूनिफॉर्म, पुलिस वाला है नहीं, ये यूनिफॉर्म है आपकी, पुलिस वाला है नहीं। कहाँ से यूनिफॉर्म लग रही है? आप होते हुए चलान काटने वाला पब्लिक का, आपने चलान काटने वाले होते हो, पब्लिक यूनिफॉर्म का है आपकी यूनिफॉर्म का है। मैंने पूछा आपकी यूनिफॉर्म का है, मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ आपकी यूनिफॉर्म का है। हेलो, यूनिफॉर्म नहीं तो आप होते हुए चलान काटने वाले, आप होते हुए पब्लिक का चलान काटने वाले, आप फोटो खींच रहे हैं, आप फोटो खींचने वाले होते कौन है? जनाब यूनिफॉर्म का है, डीडीसी में फोटो खींचो, जहाँ लगी है तो ये चलान काटने वाले फोटो खींचने वाले होते हैं। आप काट सकते हैं, आपका राइट है, इनका राइट नहीं है। आपने फोटो खींचने आपका राइट है। अरे राइट तो इसका भी नहीं है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर है ये विकास सिंह। बैठ के नहीं सर, आप फोन में है सर, हमें मत बताओ चीजें, अगर इनका है तो दिखाइए, नहीं सबकी कीजिए। देख सकते हैं साथियों, हम सिविल लाइन अपना एमपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर बिना विदाउट यूनिफॉर्म कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, पुलिस की मीडिया बदल ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्वमेंट में, और कई व्यक्ति खड़े कर रखे हैं जो बिना यूनिफॉर्म अपने बंदे खड़े करके फोटो खिंचवा के लोगों का चलान काटते हैं और पैसे लेने की सारी रंगदारी का कारोबार चलाया जा रहा है खुलेआम। देख सकते हैं डीसीपी साहब आपके एरिया में क्या क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मास्क बताएंगे, मास्क बताएंगे आप अपना मास्क डालिए। नहीं सर, आपका नाम क्या सर? हेड कांस्टेबल विराट जी, आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इनके पास परमिशन है फोटो खींचने की, कोई मामला आने तो चैनल दिखा सकते हैं? क्यों 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 बताइए चैनल दिखा सकते हैं? पत्रकार रक्षाबंधन नाम है सर मेरा भी, मैं लोग का काम है ना। तो हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के, सॉरी नॉट सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब हैं। हेड कांस्टेबल साहब अवैध वसूली करवा रहे थे, उगाही करवा रहे थे लोगों से। अपना एक प्राइवेट बंदा खड़ा करके जो मास्क लगा कर बैठा हुआ है। चौपल इंजन की सरकार है। ये पहले चलता था, खूब लूट चलती थी, अभी भी चल रही सर, हमें लगा ख़त्म हो गया होगा। चलिए, तो क्या बोले। और जो हेड कांस्टेबल है उसको चालान बनाने का अधिकार नहीं है, दूसरी बात ये भी है, आप इसको भी समझ लीजिए। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कह रही है हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। As per report of traffic inspector civil line, the DTC driver was deployed solely for traffic regulation and heavy congestion due to ongoing road work. No challan or enforcement was carried out by him during the duty period. All personnel having strictly instructed to maintain transparency and integrity. Any misconduct will invite strict disciplinary action. आपको अधिकार किसने दे दिया उसको यहाँ डिप्लॉय करने का? डेप्यूटेशन पे आप कहाँ से ले आए? किसने ये अधिकार दिया? कौन ले आया? और अगर ले आया तो अपनी वर्दी में क्यों नहीं है? अगर वर्दी उसके पास नहीं है तो अपना आई कार्ड क्यों नहीं रखे? उसने मास्क मुंह से अपने मास्क को कैसे मास्क से अपने मुंह को कैसे छुपा रखा है? ये अवैध है, इलीगल है। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर आप उससे कहेंगे चेहरा दिखाइए तो ना नहीं कर सकता हो। उसको चेहरा दिखाना होगा, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, और अगर वो आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पा रहा तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ऐसे में वो पिट भी सकता है, कोई धारा नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो बता दे रहा हूँ सबको कि वर्दी में रहो तो कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इन सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए साहब आगे चलते हैं। कुछ LPG और के रुझान आ रहे हैं, ज़रा उनको भी देख लें। कहाँ का? परसौली, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ओके भाई साहब, बताइए। ये निकम्मे लोग, नालायक कहीं के, सरकार को बदनाम करने के लिए रात में सिलेंडर लेकर आए।
रात में सो रहे हैं सिलेंडर लगा के, बताइए। उसकी बात देख रहे हैं आप, ये नालायक लोग सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार कह रही है हमारे पास पर्याप्त गैस है, पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी लोग ज़मीन पर सो रहे हैं, अपनी चद्दर ले आए, कंबल ले आए, उसे ओढ़ के सो रहे हैं। ये तो गलत बात है, इस तरह से थोड़ी नहीं करना। सरकार को आप ऐसे परेशान करोगे, ऐसे बदनाम करोगे, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ा आ रहा होगा इन लोगों को, नहीं? चलिए, अभी एक और चीज़ देखिए सर, वैसी सिलेंडर नहीं है, एजेंसीज वालों ने गजब कर दिया। 13 तारीख को सिलेंडर बुक करवाया, 14 तारीख को जैसे भी सिलेंडर यहाँ से ले गया घर पे, 10 से 11 दिन गैस चली घर में, और आज सुबह गैस मतलब चली नहीं। आप ये देखो ना लाइव, गैस चली नहीं थी, पानी निकल रहा था अंदर से। अभी मैंने गैस लगा के चेक किया तो पानी निकल रहा, तो गैस भी खराब हो गया, चूल्हा भी घर में खराब हो गया। तो सर से यही निवेदन है कि सिलेंडर नया दिया जाए और गैस चूल्हा नया दिया जाए। अगर नहीं देते तो अभी मैं और कार्रवाई करूंगा, यहाँ पे और 500 लोगों को बीच में यहाँ पे लाकर उधम करूंगा। मैं चूल्हा भी खराब कर दिया। और साले सब के सब चोर, जितने भी पिकअप वाले, टेम्पो वाले, जितने भी गांव में घूमे 3 से 4 किलो, 5 से 6 किलो गैस निकालते, सब चोर है, सब मैं कहता हूँ घर से। और किसी ने कम है, किसी और पिकअप वाले आ जाओ सामने, मेरे से बात करो। क्या समझते हो तुम? हर टाइम एक बार बोलते, 2 बार बोलते, साले छोटे पानी निकल रहा, गैस नहीं देखो साले, सूख लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर में गैस की जगह पानी आ रहा है, तो ये पानी कैसे चला जाता है? ऐसा है, सिलेंडर में कभी पानी नहीं आता है, नहीं सिलेंडर में पानी भरा जाता है। लेकिन अब ये 13 तारीख को इन्होंने आज लेकर आए, तो इसकी डिलीवरी में से जांच कराऊंगा। इनको हमने सिलेंडर रिप्लेस कर दिया, ये बोलते हैं चूल्हा रिप्लेस करो, चूल्हा रिप्लेस कर देंगे। बाकी हमारी तरफ से या हमारे यहाँ से कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, ठीक है? शाबाश, इनकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होता। सिलेंडर में से पानी निकल रहा, 10 दिन में गैस खत्म। वैसी गैस नहीं है, सिलेंडर मिल नहीं रहा, सिलेंडर में 10 दिन में गैस खत्म हो जाएगी और पानी निकलेगा। गजब हो गया। कह रहे चूल्हा भी नया दे देंगे। अरे शाबाश, इतने मेहरबान। अगर आप सही हो, ये आदमी गलत है, ये पानी भर के लाया, तो इस पर मुकदमा दर्ज करा दो। ये भी खूब सही है, पहले भी निकलता था पानी, ऐसा बात नहीं है नहीं निकलता था, खूब निकलता था, है ना? आज भी यही स्थिति है, आज भी निकल रहा है। बहुत गंभीर बात है ये। चलिए, सरकार कह रही है हमारे पास खूब गैस है, खूब गैस है। डीएम साहब कह रहे हैं हमारे पास खूब गैस है। भाई का दिमाग हो गया खराब। ये पहुंच गया डीएम कार्यालय, बोले गैस है ना, तुम कह रहे हो झूठी अफवाह फैला रहा है, ले मुझे सिलेंडर भर के दे दे मेरा। भाई कसम से डीएम कार्यालय पहुंच गया सिलेंडर लेके। जन सुनवाई में सिलेंडर पहुंच गया जिला निवाड़ी। शाबाश, बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं तुम अफवाह फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, फलान कर रहे हो, ढिकान कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप ही हमको दिला दो सिलेंडर, हम क्या करें। उधर हापुड़ में एक बहुत दुखद घटना हुई। बेटी का जो है विवाह था, शादी थी, और 25 तारीख की शादी थी। सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण उसको 28 तारीख पे बढ़ाना पड़ा। उफ़ो, और उसके बाद में क्या है, फोन करेंगे ठीक है, तो इस नंबर पे फोन करेंगे। तो मैडम अब कह रही है इस नंबर पे फ़ोन करके आपको सिलेंडर दिलवाएंगे। डीएसओ मैडम है, उनका कहना है कि हम आपको जो है सिलेंडर दिलवाएंगे। देखते हैं क्या होता है। इतनी तो दर्द प्रशासन को होना ही चाहिए कि कम से कम ऐसे समय पर तो सिलेंडर दिलवा दो यार। कहाँ जाओगे? हैं, जब आप कह रहे हो अवेलेबल है तो दिलवा दो, क्यों उसमें रोकना? शादी जैसी चीज़ के लिए तो दिलवा देना चाहिए, ये उचित नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। फेसिंग डेट, कर्नाटका होटल ओनर किल्स सेल्फ, सन सीट्स एलपीजी शॉर्टेज। कर्नाटक में होटल के मालिक थे, उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, तो उन्होंने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लड़के का कहना है कि ये सारी गड़बड़ एलपीजी की शॉर्टेज के कारण हुई, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है दुकान बंद थी और एलपीजी नहीं है, तो इस चक्कर में दुकान बंद थी। और उनके ऊपर जो है जिन्होंने कर्जदार जो हैं वो लगातार तकादा कर रहे थे, भाई पैसे लाओ पैसे लाओ। उनको काफ़ी टेंशन हो रही थी कि पैसे कहाँ से दूंगा, दुकान बंद हो गई है और कैसे आएगा पैसा और कैसे मैं लोगों के पैसे चुकाऊंगा।
तो मनी लेंडर्स ने उनको इतना परेशान किया कि वो जो है जीवन लीला उन्होंने अपनी समाप्त कर ली। पर सरकार कहती कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो हम कहते नहीं होगी। पता नहीं ये इतना गजब का ऐसा मिक्सअप कैसे आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। कहीं तो सब कुछ है, कहीं नहीं है। बहरहाल चलिए हंस लीजिए, बहुत देर से परेशान हो रहे होंगे आप लोग। सर एक एमआर आया, मिलना चाहते हैं आपसे। अभी इतने पेशेंट हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, एमआर को अपॉइंटमेंट बिल्कुल मत दो। सर एक और एमआर आया मैनेजर के साथ, बस 10 सेकंड के लिए मिलना चाहिए। तो अभी बोला ना कि आज इतने पेशेंट हैं, एमआर से नहीं मिलूंगा। बोलो कि बाद में आएंगे, अभी नहीं मिल सकते। सर सर एक और एमआर आया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तुमको कितनी बार बोला मैंने कि आज एमआर को अपॉइंटमेंट बात तो सुनिए, बोलो। तो गैस सिलेंडर लेके आए हैं। क्या गैस सिलेंडर? यस सर। बुलाओ उसको, बुलाओ पेशेंट को, उसको बुलाओ। ठीक है सर। मैं कहूँ सर? यस यस आप। सर आपने सिलेंडर ले लिया। अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था। बैठो बैठो, तुम क्यों पुरुष नहीं महापुरुष हो, देर चलिए हो। क्या क्या मीम्स बन रहे हैं भाई साहब। ठीक भी है, हमने कहा ना कितनी भी परेशानी हो लेकिन अपने को हंसना आना चाहिए। अपने को ये समस्या से भी जो है निकलना आना चाहिए। 4 दिन हो गए बुक की, लेकिन अभी तक डीएसी नंबर नहीं मिला। कोई बात नहीं, 10 दिन तक भी मिल जाए। किसी ने मुझे एक्स पर भी लिखा था 10 दिन में आया सिलेंडर, कोई बात नहीं। 10 दिन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मिल रहा है ना। ऐसा नहीं 15 दिन में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, 2 सिलेंडर होंगे ना, दूसरे से काम चल रहा है। अगर बिल्कुल ख़त्म हो गया तो फिर एक बात एक अलग है, तब आप फंस गए। तो ऐसे लोगों को दे सरकार जल्दी, जिनका जल्द पूरा ख़त्म हो गया है ना। और जिनको ज़रूरत नहीं वो लोग ज़बरदस्ती बुक ना कराएं, रुक जाएं अभी थोड़े दिन, है ना। तो धीरे धीरे करके सामान्य मतलब हो सकता है स्थिति, अगर हम लोग थोड़ा समझदारी के साथ काम लें। सब लोग पैनिक में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो 10-15 दिन तक भी सर अगर आता है तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपके सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर बात एक अलग है। आस पड़ोस से लेकर काम चला लीजिए, उनको दे दीजिएगा, है ना, जब आपका आए तो। प्रणाम गुरुजी, जैसे आपको पहले बताता था, मैं 15 को सिलेंडर बुक किया, 20 को डीएसी नंबर आया और 25 को डिलीवर हुआ देवराज। तो बिल्कुल सही है ना, कहाँ दिक्कत है यार। आपने कब 15 को बुक कराया, 25 को आ गया, 10 दिन में आ तो गया। अभी आप इतना सारा देख रहे हो, वैश्विक संकट देख रहे हो, उसमें 10 दिन आपको बुरे लग रहे हैं क्या? मुझे तो बिल्कुल बुरे नहीं लग रहे भाई, मैं तो इसको बिल्कुल सही बोलूँगा। मेरा गैस 40 दिन तक चल रहा है। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है ना, 40 दिन तक चल रही, बढ़िया है। बुकिंग डन आफ्टर 25 डेज, आफ्टर 20 डेज बुकिंग डन एंड डिलीवर्ड इन 5 डेज, बहुत बढ़िया है। फिर कहाँ दिक्कत है? फिर क्यों पगलाए जा रहे हैं सारे के सारे लोग? मुझे नहीं लगता इसमें वो है। 20 दिन हो गए बुक किए, इंडियन गुरुग्राम सेक्टर 22 अभी तक नहीं आया। 20 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। अच्छा, सीए जो हैं भाई साहब हमारे, नहीं, इनकी समस्या जेन्युइन है। अगर 20 दिन में नहीं आ रहा है तो फिर ये दिक्कत वाला काम है। क्या कह रहा है एजेंसी वाला, कब देगा? तो ये दिक्कत वाला काम है अगर नहीं आ रहा तो, है ना। बाकी 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है तो कहीं कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, तो इतना तो अपन एडजस्ट कर ही सकते हैं। अगल बगल से ले लो यार, जब आएगा उसको दे देना तोल के, पूरा सील पैक एज इट इज़। हम भी ऐसे ही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो एलपीजी की बात। पेट्रोल डीजल भी देख लो, नहीं ख़त्म हो रहा हो ना, नहीं ख़त्म, ऐसी तैसी करवा देंगे। नया लेकर आया है भाई टंकी, नई पन्नी नहीं उतरी इस पे से। हाँ ये तो भरने दो यार से। अरे ये भरने दो, अरे खत्म कर दो यार। ये देखिए डीजल भी पंप वाले, अरे भरने दो यार पंप यार। अरे ये गाड़ी छोड़ के क्या? ये तो भरने दो यार से। अरे ये भरने दो, अरे खत्म। 12,300 बोला शायद, इतने का तो डीजल ले लिया भले आदमी ने, और टंकियां ले लेकर आया भाई। अब आप सोचिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है। अगर जरा सा इस टंकी में चिंगारी भी लग जाए, ये सब के सब मरेंगे, सब के सब। कैसे दे रहे हैं लोग ऐसे यार? बंद करो भैया ऐसे देना, ये बहुत गलत है। ना किल्लत हो रही होगी तो किल्लत हो जाएगी। पीछे 2 ड्रम और भरे हैं, अरे बाप रे बाप, बताओ। एक आध जब तक केस नहीं होगा ना, ऐसा मानेंगे थोड़ी लोग। एक आध कोई मर जाएगा ना जल के, तब इनको समझ में आएगी। बहुत खतरनाक है भैया, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनके भी बाप मौजूद हो तो बच्चा था सर। बाप देखिए, बाप भगोना देख रहे हो, भगोना और कुकर, और ये भगवान, भगोने और कुकर में पेट्रोल और डीजल, बाल्टी में और टंकी में स्टील की।
बताइए, ये सीधे सीधे मौत का सामान है भाई। ओफो, कटे हुए ड्रम में ना, अरे बाप रे बाप, कहाँ जाएंगे भाई? क्यों लोग इतने पागल हो गए? अरे सॉरी सॉरी, टैंकर था ये। ये देखिए, क्या कहेंगे आप? बताइए अब इसमें किसका दोष है? अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं आप क्या स्थिति है? किसका दोष है? अब आप ही बताइए। जानते हैं क्या हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। अरे अरे अरे, एक मिनट, ये क्या था भाई? एक मिनट रुक जा जरा, पीछे ला। अरे गजब, दूध लाने वाली डोलची में पेट्रोल, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जो डीजल भर भर के ले जा रहे हैं ना, बड़ा बड़ा सर, वो जो हाई स्पीड डीजल था ना, वो हो गया महंगा 20 रुपये। अब ये लोग यहाँ से भर के ले जाके ये फैक्ट्री वालों को, इनको, उनको, हाई स्पीड डीजल जो लोग लेते हैं, व्यापारियों को, ये 20 रुपये कमा कर देंगे कि हम आपको होम डिलीवरी कर दे रहे हैं उतने में जितने में आप वहाँ से लेने जाओगे। पर भाई, अरे शाबाश, दूध के कैन में डीजल, अरे जियो मेरे राजा, क्या बात है। नाम भी ऊपर लिखे हैं, रुस्तमपुरा, कहीं कोच, सब बदलते जा रहे हैं। कमाल है भाई, क्या बोलें। ये कट्टी में ले जाना कितना खतरनाक होता है, इनको कौन समझाए भैया? कौन समझाएगा? प्लास्टिक के ड्रमों में भर भर के जो आप ले जा रहे हो, आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। 28,000 रुपये का हो गया भाई पेट्रोल अगले का। हाँ, 22 हज़ार, 28 हज़ार का पेट्रोल डीजल। जैसे जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता देता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। पहले, आज से तकरीबन काफ़ी समय पीछे आप अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से 40 साल पीछे जाएंगे तो, है ना, और शायद तो और थोड़ा 50 साल पीछे जाएंगे तो, तब जो है पेट्रोल पंप हर जगह नहीं होते थे, तो लोग ना कट्टी में ले जाते थे पेट्रोल। तो जो कट्टियाँ होती थी वो टीन की होती थी, लोहे की होती थी। किस किस ने देखी है पेट्रोल और डीजल की लोहे वाली कट्टी? ऐसे लोहे का वो उसमें कैप होता था, वो अक्सर जंग भी खा जाता था तो दिक्कत देता था अगर कंटिन्यूस यूज़ नहीं करोगे तो। उस कट्टी को उठा के ले जाते थे, कट्टियों से आता था पेट्रोल। तो उनको भी पता था उस समय प्लास्टिक में नहीं रखना है। ये हमारे मूर्खों को क्या हो गया है? और वो जंग खाते थे, ख़राब भी हो जाते थे, तो उसको कोई रिपेयर नहीं कराता, फिर दूसरी कट्टी लेने जाते थे। क्या समझा है साहब? सहकारी मंडली को लूज डीजल मिलता है क्या? नो आइडिया बॉस। हाँ, बहुत सारे कलर होते थे, लाल भी होता था, हरा भी होता था, है ना, पीला भी होता था, कई सारे कलर होते थे। मुझे अभी भी याद है, शेल की कट्टी हमारे पास शायद अभी भी मिल जाए। हाँ, वो उस समय शेल की हुआ करती थी। कैरोसिन भी ले आते थे कुछ लोग उसमें, सही बात है ना। जेरी कैन बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। चलिए, नीला भी होता था क्या? आइडिया नहीं है भाई। 2 कलर तो मैंने देखे हुए, हरा और पीला, ये तो 2 मैंने देखे। चलिए, और भी देख लीजिए सर, और देखिए, 82,000 रुपये का पेट्रोल लेके गया भला आदमी। क्या कमाल है, क्या तारीफ का काम किया जा रहा है साहब। हैं, स्टॉक कर लो, भर लो पेट्रोल, भर लो, इनके मुंह में भर दो कम वक्तों के। हाँ, गुस्सा तो ऐसी आ रही है, मतलब मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि अगर ऐसा होता, इतना ही पेट्रोल या डीजल लग रहा होता तो ये रूटीन होता है ना। ऐसी चीज़ें हमको रोज़ देखने को मिलती है, पर नहीं देखने को मिल रही, अब मिल रही है। इनके मुंह में लगा दो सीधे, जैसे है ना, भाईगा टंकी में भर लो, मुँह बोलना थोड़ा सा लेटे रही तो, हाँ, पिछवाड़े से भर दो, कम वक़्त नहीं तो, मतलब ना दिक्कत हो रही हो तो दिक्कत हो जाए, ये तो गलत है, ये तो हद हो गई। ठीक है, गाड़ी में भरवा लो एक बार को, उतना ठीक समझ में आता है, तो हद कर दी बिल्कुल, हैं। अरे डीजल है गुरुजी, होगा डीजल, जो भी हो, डीजल पेट्रोल ना, तो हम पेट्रोल को जाके सूंघते हैं ना डीजल को, तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है भाई। हैं, गजब है, क्या बोले। भारत में तो भाई जो ना कहें सो कम है। और इधर लाइनें देखिए जरा, पेट्रोल मिल रहा तो ये हालत क्यों है? ओ भाई, कितनी लंबी लाइन है।
ओरे 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 कितनी कितनी भाई, ओरे मार डाला। ये कहाँ का है भैया, भारत का है कि कहाँ बाहर का है? ओफ ओफ ओफ। रुको यार, पहले देखने दो। भारत में ऐसा बुरा हाल है क्या? ना, ओडी बोंगला भौशी लिखा है, होमाड़िया का नहीं है, बोगल वाले का लौकता है, एकटा बोगल वाले का है। वो हम बोला ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा लॉ हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो बधाई हो, अपना कंगलू है बगल वाला पड़ोसी, कमाल है। खैर कुछ भी कहो, गजब हालत है साहब। चलो अच्छा, उस लोगों को ये भी खूब मिल गया है, भारत का बना के बता के बड़ा डाल दो, कहीं का भी कुछ भी हो जाए दुनिया में, इंडिया में हो रहा है। अच्छा, मतलब हम लोग तो अंधे हैं, हमको तो दिखता नहीं है। त्रिन सिसोदिया नितिन सर राम राम, इसलिए तो गोभी को यहाँ की जनता ने यहाँ पहुँचा दिया, बुद्धिमान जनता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, जनता बहुत बुद्धिमान है भाई, ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान है। उगाई असंभव, विकास प्रयास के लिए पैसा जमा करना, अंकुर मौर्य जी कह रहे हैं। नवीन जी आइए, स्वागत है। थोड़ी सी देर से आए हो आप, थोड़ा पीछे करके देख लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखें सर, अब जो असल इंडिया के वो देख लें। ये पक्का इंडिया का भाई साहब, गारंटी के साथ बोल देता हूँ, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे यहाँ है। जरा देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है इंडिया में। आई शाबाश। ये कौन सा जुगाड़ है, कैसे आप इस गाड़ी पर इस तरीके से पेट्रोल करवा रहे हैं? हमने माना है कि कल डीजल बंद हो रहा है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितना डीजल आ सके बिल्कुल टैंक फुल कर देते हैं बस। तो क्या ये तरकीब है जिससे टैंक और ज्यादा फुल होता है? नहीं, जरूर 5-7 लीटर का फर्क पड़ता है। इसे ऐसा करने से? हाँ बिल्कुल। जरा देखिए, मशक्कत यहाँ पर जारी है कि गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा डीजल पेट्रोल आज ही भरवा लिया जाए। इस तरीके से ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी है वो भरवाया जा सके। 5-7 लीटर का फर्क आ जाता भाई साहब, ढिंचुक 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 कूदा फांदी करके। शाबाश। कौन कौन ऐसे पेट्रोल भरा था, जरा आओ मुझे आज बताओ, कौन कौन, जल्दी से हाथ उठाओ। इफ ड्रम लीक्स एंड सिंगल फायर देन मर जाएंगे सर, अभी मैंने यही बोला, बेमौत मरेंगे सारे सुअर कहीं के। हाँ, मैं भी हाँ, टंकी पड़ जाती हो। शाबाश। और आते जाओ तुम लोग, तो सबका इंतजार कर रहा हूँ मैं। अबे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, नई गाड़ियां जो आ गई हैं ना, उसमें अगर आपने जितने में कट होता उससे ज़्यादा अगर आपने भर दिया तो कभी देखना पूरा भरवा के थोड़ा और डाल दे, थोड़ा और डाल, थोड़ा और डाल दे। मैं करवाता हूँ ना, मुझे पता है। और कुछ ज़्यादा नहीं, 1-8 लीटर 2 लीटर ज़्यादा आता है बस, और उत्तर में स्टार्टिंग ट्रबल दे देती है, कहती मैं ना स्टार्ट हो रही। क्यों? मेरा कंप्यूटर बोल रहा है इतना तो पेट्रोल हो नहीं सकता, इतना पेट्रोल कैसे आया तेरे में? मेरा गला एकदम डूब गया, नाक मेरी डूब गई पेट्रोल में, मैं आगे चलने को तैयार नहीं थे बाबा। एक बार तो मेरे सांसें फूल गई बाबा ये स्टार्ट करने में। हैं तो भैया बच के रहना, गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल दे देती है। तो इसलिए ये आइडिया जो है ना, वो पुरानी गाड़ियों में चलते थे सर, कार्बोरेटर वाली में सब चलता था, उसके बाद भी चले MPFI में तकरीबन 2014 तक। अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें ये सब मत करो भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो कहती तुम ज़्यादा बढ़ दिया, तुम ज़्यादा खाना खा लेते हो तो तुम चल पाते हो क्या? नहीं चल पाते ना, कहते तो मेरे पेट ज़्यादा भर गया, मैं ना चल रही आगे। तो सोचिएगा, ठीक है ना, गजब हालत है। तो जितनी भी कंप्यूटराइज्ड गाड़ियाँ आ रही हैं सब में अभी ये जो है ऐसी दिक्कत आ सकती है ना। मुझे लगता था मेरी में ही दिक्कत होगी। एक दिन हमारे सामने एक ऐसे ही सज्जन आए और धचक 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 उन्होंने खूब धचक पचक करी गाड़ी के साथ, पूरा भर दे और भर दे और भर दे, भर गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब वो धक्का भी लगवाया पेट्रोल पंप वाले से। मैंने थोड़ी देर तो देखा जब तक मेरा पेट्रोल भर रहा था, उसके बाद मैं गया, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, एक कट्टी ले लो, 5-6 लीटर पेट्रोल वापस बाहर निकाल लो, स्टार्ट हो जाएगी। अब वो निकले कैसे? अब आप कहोगे क्यों, पाइप डालो निकाल लो। ना ना, आजकल जाली भी लग कर आती है, पाइप डालोगे पाइप अंदर नहीं जाएगा। हाँ, तो डबल फंस गए बेचारे। तो इसलिए ना थोड़ा सोच समझ के रहिएगा, ज़्यादा लफड़े में मत पड़िए कि बहुत ज़्यादा ओवरफिल करना है हमको, ठीक है। मैं देख रहा था कितने स्मार्ट लोग हैं ऐसे। पुरानी गाड़ी है भाई, स्टार्ट हो जाएगी, नई गाड़ी में लफड़े में पड़ जाओगे। आइए, पर अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ।
पेट्रोल डीजल अब भाई साहब युद्ध करा रहा है भारत में। ओ भाई साहब, अरे भाई मेरे, अरे तेरी, अबे तेरी, अबे आराम से। अब भाई मेरे, क्या गुत्थम गुत्था हो रही भाई साहब, क्या गजब, कसम से मजा आ गया एकदम, बिल्कुल बढ़िया WWF देखने को मिल लिया। हाउ लादे तेरी लाते चल रही, घूसे चल रहा है, और उसने सीने पे लात मारी, दैट तेरी थी चिक, वो गया उधर। अरे कसम से पेट्रोल पंप पे, ए भगवान, यही देखना बाकी रह गया था बस। कुछ भी कहो, एंटरटेनमेंट सब जगह मिल रहा है भाई साहब। चलिए, मेल को नहीं होती। देखिए क्या होता है, कई बार लोग इधर उधर से घुस जाते हैं, है ना। जैसे मैं इस मामले में थोड़ा पर्टिकुलर हूँ, बाइक थी तब से ही था, और जब भी कोई इधर से जाता था लाइन, भाई साहब ओ पीछे आ जाओ। अरे आप भरा लो भाई साहब, नहीं हम तो भराएंगे, पर तुम पीछे आ जाओ, हम बेवकूफ़ दिख रहे हैं लाइन में खड़े। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो ये स्थिति हो गई सर, मारपीट पे उतारू हो गए लोग। पता नहीं क्यों मारपीट रहे, जब पेट्रोल मिल रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है। ये सूरत का हालत है, पेट्रोल पंप का सब बंद है यहाँ पे, और लोग बोलते हैं कि पेट्रोल सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सब बंद है, और हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी नहीं है। हम सुबह से घूम रहे हैं, सब जगह पे बंद है। ये सूरत का हालत है, पेट्रोल पंप का सब बंद है यहाँ पे, और सब बंद है यहाँ पर, एकदम गुजराती भाव, सूरत का हाल है, सब बंद है। इधर उधर हम लोग घूम रहे, उधर पे भी बंद, इधर पे भी बंद, पेट्रोल कहीं पे मिल नहीं रहा। अरे बाबा, समर फॉर वाटर फायरिंग है, समर फॉर वाटर फाइटिंग ऑफ लेडीज बट नाउ फॉर पेट्रोल। हाँ, वो ख़त्म हो गया सर। वो मैक्सी में जो लड़ा करती थी ना गृहिणियाँ, दे दनादन, और वो एक बार हमने दिखाया था, हैं, वो हंडे कल से मारे थे एक दूसरे को, दे दनादन, वो ख़त्म हो गया सर। पर चलिए, वो कह रही पेट्रोल नहीं है। इनको पिटते तो देख लिया, अब पत्रकारों को पिटते भी देख लो भाई साहब। इनको बहुत बनाने का शौक था, पेट्रोल मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो खरा था पेट्रोल में लाइन लगी हुई है, और फिलहाल मौके पर आप जान लीजिए कि पेट्रोल का जो हाल है बड़ा खराब है। अधिकारी भले बात करो कि तेल मिल रहा है, तुम सच दिखाओगे। ग्राउंड पर रिपोर्ट आपका देखिए कि गाड़ियां खड़ी हुई तेल नहीं मिल रहा। क्या आपका आमन, कब आप यहाँ पे? अभी हुआ 10-15 मिनट। तेल मिला, तेल खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, बाद मिलेगा। मेरा नाम राम मलिक है। अब आप यहाँ पे आधा घंटा हो गया, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी खाली होगा उसके बाद मिलेगा। इसको तेल भरा पड़ा है, भरा पड़ा तेल नहीं मिला है, बोल रहे हैं यहाँ खाली होगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। आज ये ग्राउंड का हाल है, जनता बहुत परेशान है, और मौके पर जल्दी किसी पे टैंकर आया हुआ है, और जो जॉब है पेट्रोल पंप के गुंडे आ गए भाई। तेल नहीं पा रहा। क्या नाम? तरुण सर। सिर्फ जाओ, नहीं छोड़ेंगे, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे। अरे गजब, गजब हो गया साहब। अब ऐसे पत्रकारों की कुटाई होने लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कवर करने की? कवरेज करोगे तुम, हैं भाई? गजब, ऐसी मारा पीटी पे उतारू हो गए। ये आदेश कहाँ से आया? ऊपर से आया क्या? हैं? चलिए उत्तर प्रदेश चलते हैं और प्रयागराज में देखें क्या चल रहा है। इसको कोई नहीं, उधर तो पीट लिया, इधर नहीं पीट पाओगे। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों। ये देखो लंबी लंबी लाइनें, ये देखो पुलिस भी लग गई भाई। ओफो, इसको कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये पीटीआई है, पीटीआई। बट ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, पीछे से बराबर आ रहा है, सबको समय पर मिल रहा है, बस किसी का आगे आ रहा है, किसी का पीछे आ रहा है, जिसके कारण लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कई लोग कहने वाले लेकर के आ जा रहे हैं, वैसे सब टाइम की कोई पैनिक क्रिएट करने की सिचुएशन नहीं। तेल हर क्वांटिटी में है, हर पेट्रोल पंप के पास है, हर पेट्रोल पंप पर मिलेगा, बस थोड़े समय के बाद, जब तक 4 घंटे बाद मिलेगा। अगर आप 4 घंटे बाद पेट्रोल पंप को देखेंगे तो शायद चालू भी हो, बट ये सिचुएशन पैनिक क्रिएट कर रही है। सिचुएशन ईरान में जो ईरान में हुआ उसके पंखा उसके कारण जितनी भीड़ लगी है, लेकिन सबको पैनिक होने की जरूरत नहीं, मिल रहा है, आराम से मिल जाएगा। यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, और पेट्रोल पंप पे बनता तो फिर यहाँ पे आए लगी हुई है, यहाँ भी लंबी लाइन लगी है। और पेट्रोल पंप पे बंद था तो यहाँ है, तो उसमें लगी जाएगी लाइन। अगर बाकी जगह बंद होगा तो उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? नथिंग न्यू। अगर 2-4 पेट्रोल पंप बंद होंगे तो एक पे लोड बढ़ेगा, वहाँ इस प्रकार से होगी चीज़ें। भाईजान तुम अगर ऐसा करती तो मैं कल साइकिल पर कपड़ा मानती नैन शाह जी के थे, सबसे अच्छी चीज़ है। वैसे एक बात बोलूँ, कसम से पेट्रोल बंद होगा ना तो सब के सब आ जाएंगे साइकिल पे और पैदल, सेहत तो सबकी सुधर जाएगी।
जो सब धोंदे पोंदे रखो ना, मोटे मोटे, मेरे जैसे भी हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ भाई। हाँ, तो मज़ा आ जाएगा एकदम तबीयत से। सब साइकिल पे चल रहे होंगे, चलो भाई पैदल चल रहे होंगे, ठीक है। सेहत तो अच्छी हो जाएगी आपकी, कुछ भी कहो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है पेट्रोल पंप पर बढ़ रही भीड़, क्या देश में आने वाला तेल का संकट? सरकारी कंपनी ने सामने आकर खुद बताया पूरा हाल। तो सरकारी कंपनियों का कहना है हमारे पास खूब तेल है। सरकार बोली देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, घबराकर ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने से बचें। चलो ये भी ठीक है, सरकार का कहना है भरपूर मात्रा में स्टॉक है, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, और जो है पेट्रोल डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। क्लियर है? क्यों घबरा रहे हो आप लोग इतना? चलिए, नहीं है पक्का, मान लें आपकी बात को। चलो, सुजाता शर्मा जी की बात मान लो, जॉइंट सेक्रेटरी हैं P&N-G, सॉरी। ये देश हित में है कि हम एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हैं। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डिमेस्टिक। दूसरी बात, जहां जहां पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जहां पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड द डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है, उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। So here also through this gazette notification, government has tried to reinforce it, and here the entity है वो जितने भी लोगों को जहां पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। These are all hypothetical questions. Let the things happen. See, if there may be 1 or 2 cases very specific. Yesterday also somebody asked about कोई घर का. So there are very specific, complicated issues कि घर का मालिक नहीं है और कोई रह रहा है. So there are certain rules that have to be followed. But if there are any specific issues, please tell us. We will resolve that also. ये तब होता है सुजाता मैडम जब अपन जमीन पे नहीं उतरते। ठीक है, मैडम कह रही हैं सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके पास जहाँ पर पाइप नेचुरल गैस है, पीएनजी है, ठीक है, वहाँ आपका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अब कैंसिल कर देगी सरकार। अब तक ये था कि आप सरेंडर करो, अब नहीं, अब आपका कैंसिल कर देगी सरकार कि आपका कौन से एरिया में आ रहा है, यहाँ तो गैस की लाइन गई हुई है, आप गैस की लाइन से कनेक्शन लीजिए, नहीं तो हम आपका कैंसिल कर देंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छी बात है। एलपीजी जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन है, जो जब आप पेट्रोल निकालते हो उस समय पर, पेट्रोल बनाने के समय पर ये एलपीजी निकलती है। ऑल राइट, तो एलपीजी उतनी नहीं है, बाहर से आती है, लगभग पूरी एलपीजी हमारी बाहर से आती है, ठीक है ना, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है एलपीजी। अब दूसरी तरफ पीएनजी की बात हो रही है, पाइप नेचुरल गैस की। तो पाइप नेचुरल गैस, डेफिनेटली नेचुरल गैस हमारे यहाँ बहुत है, ये सिंपल मीथेन गैस है, कोई ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये आपके पास भरपूर है, ये आप जला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको बाहर भी नहीं जाना है। अच्छी बात है, बात तो सही है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। तो अब तक आप क्यों सो रहे थे? अब तक आपके वो चुनिंदा ठेकेदार क्यों थे मंत्री जी के? उन्हीं को ठेका मिलेगा, भले वो काम कर पा रहे चाहे नहीं कर पा रहे, धीमे धीमे कर रहे हैं, उन्हीं को ठेका दे रहे। क्यों नहीं दिया आपने सबके लिए ओपन? आज आप कह रहे हो हमने पॉलिसी सबके लिए ओपन कर दी, ज़्यादा लोग आ जाएं और जो पाइपलाइन जल्दी बिछा दे, फलान कर दे। ये लोग इससे पहले भी मौजूद थे, पर तब आप अपने चहेतों को उपकृत कर रहे थे, अपने चहेतों को आपने एक कॉन्स्टोरियम बना रखा था, इन 4 लोगों के अलावा 5वां नहीं आना चाहिए, ये 4 लोग ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे आपको ध्यान आ गई? चलिए, ये एक बात आपकी समझ में आती। दूसरी बात, आप दादागिरी से काम कराओगे क्या? दादागिरी से इस तरह से काम हो जाएगा? आपने बोला जिसके पास वहाँ जहाँ से लाइन गई है वहाँ आपको लेना पड़ेगा, हम आपका कनेक्शन कैंसिल कर देंगे। ऑल राइट, ठीक है, ये तो आप तब बोल सकते हो जब आप फ्री में कनेक्शन दे रहे हो। आप फ्री में दे रहे हो क्या? आप तो 5-5, 10 हज़ार रुपये ले रहे हो कनेक्शन के, वो कौन देगा? पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बताऊं, 3 माला घर है तो आप 3 कनेक्शन बोलते हो लेने के लिए। आपके गुंडे जो आते हैं बोलते हैं 3 कनेक्शन अलग अलग लेने पड़ेंगे, हम 1 कनेक्शन नहीं देंगे। 3 पाइप आएंगे सर अलग। क्यों आएंगे? जब 1 पाइप आया उसी से 3 कनेक्शन दो। आप अपनी पॉलिसी बदलिए। मतलब एक आदमी एक घर के अंदर अगर 10,000 रुपये का आपका कनेक्शन है तो 30,000 रुपये दे देगा आपको, जैसे वो गैस जलानी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि किचन है तो वहाँ ज़रूरी है। सर बहुत फ़र्क है। आप पीएनजी को एलपीजी से कभी भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। एलपीजी
सिलेंडर उठाया और चल दिए, ठीक है। पीएनजी आपका लगा हुआ कनेक्शन है, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सरकार देख रही है आपदा में अवसर। सरकार के ये कनेक्शन बिक नहीं रहे थे क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को दे रखे हैं, आप कनेक्शन भी बिकवाने हैं, तो कैसे होगा? तो सरकार ने देखा आपदा में अवसर, ये मौका अच्छा है, इसमें कोई चू नहीं कर पाएगा। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्राइक करेगा, बोले नहीं सही तो कह रहे हैं, देश में एलपीजी की कमी है तो आप पीएनजी लो ना, क्यों नहीं ले रहे हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा। तो सरकार ने देखा आपदा में अवसर, जब आप कुछ नहीं कर पाओ तब हम स्ट्राइक करें। अब एलपीजी और पीएनजी में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? एलपीजी आपको सर कहीं भी मिल जाता है, एलपीजी की बोतल यानी एलपीजी का सिलेंडर आपको कोई भी ऑटो वाला दे देगा। आप ब्लैक में लो, नॉर्मल लो, जैसे नॉर्मली तो 1000 रुपये का ही मिलता था, कभी इतना ऐसा ब्लैक नहीं होता था जो अभी हो रहा है। उसमें ना आपका आधार कार्ड है, ना कुछ है, ना कुछ है, कोई चीज़ नहीं है, और उसको कोई रोक नहीं सकता आपको। रास्ते में जा रहे हो आप, सब किसी ऑटो से ले लिया, आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है, पीएनजी वाली जो है, यहाँ आप कनेक्शन लोगे, उसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, फोटो लगेगी, फलाना लगेगा, आपका जियो लोकेशन टैग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ सरकार के पास चला जाएगा। सरकार एक बटन पे आपके बंद कर देगी आपकी गैस। तब कहाँ जाओगे? तब तो सिलेंडर भी नहीं है। अभी तो आप पड़ोसी से जुगाड़ कर लेते हो, तब कैसे जुगाड़ करोगे? तब कहाँ जाओगे? सरकार ने मान लो कल को कोई भी ऐसी चीज़ निकाल दी, जैसे आजकल अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, है ना, कि आपने हमारे खिलाफ लिख दिया तो अकाउंट सस्पेंड। कल को मान लो सरकार कहते हमारे खिलाफ लिखा तो गैस बंद, तब क्या करोगे? गारंटी क्या है इस बात की कि आपकी ये पीएनजी कभी बंद नहीं होगी? आपने ऐसा कौन सा वो दिया? आप तो एक दिन में नया नोटिफिकेशन ले आओगे, नया कानून बना दोगे, खेल खत्म हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है, लोग आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे। कल को अगर ये बंद हो गया तब आप क्या करोगे? और उनको तो सर कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाना, बस खेल खत्म, आपकी गैस बंद हो जाएगी। तब कहाँ जाओगे? तो इसलिए जो है ना, यहाँ आपको जो है, आपको बाज़ार में भी गैस मिल जाती है, स्टोर्स पर मिल जाती है, छोटे बड़े हर तरह के सिलेंडर मिल जाते हैं, पोर्टेबल है, उठा के चल दो जहाँ मन आए, उसमें ऐसा नहीं है। अपने अपने फ़ायदे नुकसान है ना। लेकिन ये जो लोगों के मन में जो शक है, इसके लिए आप क्या करोगे? मंथली बिल आता है इसका, है ना, डिजिटल मीटर है, वो ख़राब हो गया तो उसके पैसे कौन देगा? फिर आप कस्टमर से लोगे या वो करेगा? मीटर आप बाहर लगाते हो डबूला, वो से कोई एक लठ दे के तोड़ देगा तो उसका क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें सर जिसको लेकर जो है आपको समझना होगा। और लोग अभी इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जिसको लेकर लोग रिलक्टेंट है। आज मैंने सोशल मीडिया पे तमाम सारी बहस देखी, तभी मैंने आप लोगों को ये सारी बातें कही कि लोगों के मन में है कि यार अगर हम गैस सिलेंडर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी है, कैश पेमेंट ले लो, हमें यूपीआई भी नहीं करना, गैस जो है वो आपकी खुद की है, आप उसके मालिक हो, ठीक है ना। यहाँ पर तो मालिक ही वो कंपनी जो लगा कर जा रही है, कनेक्शन आपका, पैसे आपने दिए, मालिक वो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको रिमोटली जो है कोई बंद नहीं कर सकता कि किसी का मन आया तो उसने बंद कर दिया आपकी गैस, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई आपकी ट्रैकिंग नहीं हो रही है इसमें कि कितनी गैस जलाई, क्या करा, क्या, किसी को नहीं पता चल रहा है ना। और अगर ग्रिड डाउन हो गया तो भी आपकी गैस चलेगी, कोई मेंटेनेंस का रट्टा नहीं कि लाइन में मेंटेनेंस हो रहा तो पूरा मोहल्ला रो रहा है ना, वो सारे रट्टे नहीं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ भाई, पीएनजी जो है, पाइप नेचुरल गैस, जो बेटर है, लाइन लग गई, हेडेक खत्म सिलेंडर का। लेकिन बस यही चीज़ है कि इसमें ये चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए कि आप जो है, ओनर जो है वो घर वाला रहेगा, जिसने पैसा दिया है वो ओनर है ना। आपको उसके नीचे दब कर चलना पड़ेगा, आप बदमाशी नहीं कर सकते। क्या सर प्लान क्रिएट कर रहे हो? हाल ही में 9 तारीख को ही बुक किया, सिलेंडर रास्ते पे है, बस आने ही वाला है, वेस्ट बंगाल हावड़ा डाउनटाउन। 9 तारीख को बुक किया, देवचक जी अभी तक नहीं आया, 26 हो गई, 16 दिन हुए, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए तो कुल मिलाकर जो है ना, आपको अपना वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। और एलपीजी की मारामारी किस प्रकार चल रही है जरा देख लीजिए। चीन जा रहा एलपीजी टैंकर अचानक भारत के लिए रवाना, सालों बाद ईरान से आ रही कुकिंग गैस। जी, हम कतर से ले रहे थे, अब हम ईरान का जो एलपीजी था जो चाइना जा रहा था, उसको हमने औने पौने रेटों में हमने खरीद लिया कि हमको चाहिए। तो फिलहाल जो है वो भारत आ रहा है। तो ईरान से लंबे समय बाद हमने जो है ये गैस खरीदी, क्योंकि हमको सस्ती पड़ रही थी। तो हम ईरान से नहीं ले रहे थे, हमको कतर से ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी, हमको ज़्यादा सस्ती दे रहा था। खैर, अच्छा, पीएनजी और एलपीजी में एक चीज़ और समझ लीजिए, चूल्हा भी बदल जाता है आपका। ऐसा नहीं कि आपका पीएनजी का जो है चूल्हा और आप उसे एलपीजी में लगा लो, दिक्कत आ जाएगी आपको। इसी प्रकार से एलपीजी का चूल्हा भी उसमें नहीं चलेगा, उसके नोज़ल वगैरह बदलते हैं, है ना।
चलिए पेट्रोल हो, एलपीजी हो, कुछ भी हो सर, लोग अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बैंक कर्मी है, पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी थी तो इन्होंने अपनी बुलेट छोड़ी और घोड़े पर आ गए, घोड़े पर सवार होकर चल दिए भाई ऑफिस। शाबाश। बिल्कुल सही। ये भी सही है, इनके भी दिन बदल जाएंगे। हाँ, कमाल कर दिया भाई। अनुभव जी कह रहे हैं कई कॉलोनी में गैस पाइपलाइन सीवेज लाइन से पहले पहुंच गई है, उनका क्या? जब सीवेज लाइन के लिए गड्ढा खोद देंगे तो पीएनजी का क्या होगा? क्या होता है सर, मैपिंग होती है और जो पीएनजी जो है वो 5 फीट नीचे है, 5 से 6 फीट नीचे रखते हैं उसको, है ना। अब आपकी सीवेज जो है उसको दूसरी तरफ से डालेंगे, सड़क के एक तरफ जो है पीएनजी रहेगी, एक तरफ जो है सीवेज रहेगी, इस प्रकार से तैयारी की जाती है। चलिए आगे चलते हैं और देखें लोग क्या क्या नहीं कर लेते सर। तो चलिए फिलीपींस चलते हैं सर। फिलीपींस में देखें क्या हो गया, वो हो गया जो हम कह रहे थे कि भारत में हो जाए तो। वल्लाह तुम क्या करती, ऑफिस जाती, पैदल पैदल जाती। और खा लो फास्ट फूड, हो जाओ मोटे। अब तुमको दुबला करेगा बेटा ईरान, सब के सब ये मोटे मोटे सब दुबले होंगे। अब गए फिलीपींस, पैदल पैदल जाओ ऑफिस, सही है तो क्या बुराई है उसमें, है? आप सब मेरे दलित भाइयों को जीने ने दीजिए, सिर्फ 1 इंच भूमि में उनको रहने दीजिए। आफ्टर एलपीजी रिजर्वेशन मुझे उनके लिए SC ST एक नेक्स्ट जेन लाना है। हाँ शाबाश, ले आओ भाई, ले आओ, हैं, बिल्कुल ले आओ। चलो सिलेंडर भी नीले कर दो, क्या लाल में क्या रखा है। चलो नए वाले वैसे नीले और पीले आए हैं, प्लास्टिक वाले। आइए अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं सर। फिलीपींस देख ले तो ऑस्ट्रेलिया भी देख ले। ऐसा नहीं कि संकट नहीं है, पूरी दुनिया में संकट है बॉस। स्टेशन के पास रहते हैं, कभी भी गाड़ियाँ देखी, जब से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है यहाँ पे गाड़ियाँ लोग पार्क कर रहे हैं। यहाँ स्टेशन है, लोग गाड़ियाँ यहाँ पार्क करते हैं और ट्रेन से फिर ऑफिस जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे कितनी गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियाँ, कोई पसंद ही नहीं करा जाना उससे गाड़ियों से। स्टेशन के पास रहते हैं, कभी भी गाड़ियाँ देखी। वो देखो पीछे तक गाड़ियों की लाइन लगी है, लोग सड़क पे अपनी गाड़ियाँ लगाकर, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग वार्किंग की ऑब्वियसली व्यवस्था जो है वो चरमरा गई होगी, तो लोग सड़क पे गाड़ी लगाकर जा रहे हैं, काम पर जाना है तो ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं। ठीक है तो क्या बोलते हैं, पेट्रोल बच रहा है, पैसा बच रहा है लोगों का। लोगों को असल में ज़रूरत से पैसा आ जाता ना सर, ज़रूरत से ज़्यादा आराम की आदत पड़ गई थी। क्या कहें। चलिए अब बिहार के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए एक बेहतरीन खबर आई है बिहार झारखंड से, सुनिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां शाम को महंगी और दिन में सस्ती होगी बिजली। इस वक्त की आपके लिए बड़ी खबर बता रहे हैं, शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक 20% तक अधिक शुल्क लगेगा और सब प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर लागू विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूर किया। तो आपको बता दें कि बिजली कंपनी की याचिका पर आयोग ने मंजूरी दे दी है। पहले ये औद्योगिक और व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए ही रात के 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक 100% बिजली दर लगेगा, जबकि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक 80% दर लगेगा। शाम 5 बजे से रात के 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 110% और शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक गैर घरेलू को 130% बिजली दर लगेगा। और बिहार में 2 करोड़ 21 लाख है बिजली उपभोक्ता। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाबाश, शाम को महंगी 20% महंगी हो जाएगी बिजली शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक। ये केरिया भाईजान 5 बजे से पहले खाना खा लो, डिनर कर लियो, या फिर रात के 11 के बाद करो। शाबाश, ये बहुत सही है। क्या कहेंगे भाई साहब इसके बारे में? कौन बना रहा है नियम, कौन लोग लेकर आ रहे हैं और क्यों मरने के धंधे कर रहे हैं भाई ये लोग? इनको जनता का डर नहीं है, हैं? कमाल है। ये न्यूज़ तो आपने बताई थी, पहले से बताई थी, उस समय लागू नहीं हुआ था। मैंने ये कहा था ये लेकर आने वाले हैं, अभी देखना ऐसा भी करेंगे। ले आए भाई साहब, लागू हो गया। और जो स्मार्ट मीटर
प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएंगे, प्रीपेड लगाएंगे, उन पर लागू हो गया। जो पुराने वाले ना उन पर लागू नहीं हुआ। इसलिए सरकार की बातों में कभी मत आओ। या आए ना मीटर बदलना है, 2 रैपट दे के भगा दे, भाग तेरी ऐसी की भाग सुअर कहीं का। जो नया काम करने आए ना उस पर भगा दो इनको, इसी में भलाई है। सही करते हैं लोग हैं, कमाल है सर, गजब हालत है। चलिए, जो भी ये दिमाग लगा रहे हैं भाई साहब, ठीक बात नहीं है। मैं कह रही हूँ ये अच्छी बात नहीं है, हैं? कमाल है। सोलर जिंदाबाद बेटा, 5 के बाद ही ले रहे हैं तुमसे पैसे। हाँ, तुम सोचो सोलर, उनने 5 के बाद 11 तक डबल कर दिया रेट। ले अब आ जाओ मैदान में। जितना तुमने बनाया दिन भर में वो निकाल लेगा तुम्हारे से 11 बजे तक पूरा, फिर आएगा बिल तुम्हारा। ठीक है, आइए, सोलर वाले परेशान हो जाएंगे बेचारे। चाइना रिजेक्ट्स 3 इंडियन राइस शिपमेंट्स एलिजिंग प्रेजेंस ऑफ GMOs। ओए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है सर, चाइना को भी नहीं चाहिए, मना कर दिया उसने। हाँ, बोले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिले इसमें, GMO मिला है, हमें ये चावल नहीं चाहिए। 3 शिपमेंट लौटा दी भाई साहब चावल की, 3 भाई साहब GM चावल खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हम देश में GM चावल आ रहा हमारे यहाँ, ये मुझे पता ही नहीं था। आप में से किसी को पता था क्या? तो अगर पता हो तो मुझे बताइएगा। क्या GM लिखा जा रहा है चावल पर? जो GM चावल है नहीं लिखा जा रहा तो ये महापाप है, महापाप है ये। किसी को पता था क्या भाई? किसी को नहीं पता? अच्छा, आपको पता है, बाकी किसी को नहीं पता भाई। सब मेरे जैसे ही हैं। मुझे लगा चावल तो चावल है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक होगा, GM कैसे हो जाएगा भाई? GM के नाम पर लौटाया है चाइना ने। ओफो, अपने चावल वाले से पूछिए GM तो नहीं है। और GM है तो बिल्कुल मत खाइएगा चावल, है ना। उत्पादन ही GM कर रहे हैं। ओ तेरी भाई, बहुत मामला गड़बड़ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, समझ गए ना। मेरे से कहेंगे तो मैं कहूँगा नॉनवेज हो गया वो चावल। ठीक है, कमाल हो गया। क्या होता है GM? जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देते हैं, है ना। जैसे आपका बैगन है तो उसमें DNA ले लेंगे किसका? मेंढक का, मछली का, जो जल्दी बढ़ सकता, जल्दी पैदावार जिसकी हो, वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। उसका DNA ले लेते हैं, वो डाल देते हैं उसमें। जय भीम GM पे हक नीलों का, शाबाश AM सिंह जी। तो सही नहीं है ये चीज़। अगर कायदे से देखा जाए तो मैं नहीं मानता कि क्या इसको वेजिटेरियन माना जाएगा क्या? चलिए आगे चलते हैं। आज जो है, अब उस सर्वदलीय बैठक की तरफ चले। लीजिए साहब, पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट संकट पर ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग TMC ने किया बहिष्कार, राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे। और इतनी, और अध्यक्षता कौन कर रहा था? वंस अगेन राजनाथ सिंह। और कौन करेगा? उनकी थोड़ी बहुत बातचीत तो भी है, बाकी सब ने तो बिल्कुल ऐसी दुश्मनी सी कर रखी एक दूसरे से, तो कहाँ से बातचीत ही नहीं है तो कैसे आएगा कोई? तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? देश कैसे चलेगा? चलिए क्या कहें, देश के मुद्दों पर भी नहीं इकट्ठे हो पाते। इनको सुनिए, आज ये बता रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है देश में। ने ट्वीट किया, दुनिया ने प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के शीर्षस्थ नेतृत्व कहीं न कहीं कटघरे में फंसे। शीर्षस्थ नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के LOP की तरह नहीं, केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते हैं। ने ट्वीट किया, दुनिया ने
प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं। शाबाश। चलो, ये गिरिराज सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया तो पूरी दुनिया जो है निगाह लगा कर बैठी है, उनका इंतज़ार कर रही कब आप आओगे और कब जो है ये सारी मैटर को सॉर्ट आउट करवाओगे। उनका जो है बहुत जलवा है पूरी दुनिया में और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आप आओ और आप इसको सही करवाओ। नहीं, वो कह रहे थे तो बताना भी तो पड़ता है, न्यूज़ तो सर सारी चलानी पड़ेगी, हैं? हंसने की क्या बात है इसमें? कह रहे हैं तो कह रहे हैं, बात खत्म हो गई, उनका अपना वक्तव्य है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले आपको याद दिला दें www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ में अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। ऊप्स, गलती से मैंने बंद कर दिया क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। ज़रा देखें कि ईरान और अमेरिका का युद्ध, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या चल रहा है। चलिए पहले सुनते हैं। Well, Audie, whatever the president ultimately decides about a ground operation in Iran, all the pieces are now in the region to carry one out. And it's not just the 1,000 paratroopers. You have Marines deployed to the region, and then all the forces, the air transport, etc., that one would require to put troops on the ground, whether that be, you've heard the discussion of Kard Island, which is so central to Iran's energy industry, or perhaps along the shores of the Strait of Hormuz to secure the Strait of Hormuz. We don't know, and ultimately it's up to the president, but at least the pieces are in place. So we're left in a situation not unlike where we were 4 weeks ago before the start of the war, where you have two tracks at the same time. You have diplomatic discussions with Iran, or at least now laying the groundwork for those discussions, with an enormous military buildup. We saw what happened 4 weeks ago. The president chose the military option, saying that the talks weren't going anywhere. So we're left in that situation again. Will the president decide that the talks aren't going anywhere in his view, and then deploy further military action up to and including ground forces? We don't know. I will tell you from here in Israel, there's a great deal of skepticism as to whether there is actual potential for real peace negotiation. तो साहब कुल मिलाकर जो है बात वहीं आ गई जो हमने आपको बताई थी। एक तरफ जो है अमेरिका ये कह रहा है कि हम पीस डील की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका ने धीरे से अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज़ कर दिया और वो ट्रूप्स अब जो है ईरान की तरफ बढ़ चले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं काफ़ी करीब। इतना कितना चाटेंगे भाई ये लोग महामानव को, मुझे क्या मालूम शर्मा जी, अब वो उनको पूछिए। तो जैसा कि आपको बताया था ठीक वैसा ही हुआ। वंस अगेन जैसा आपको बताया गया था ठीक वैसा ही हुआ। रात को कोई आता, उसने कहा था भाई ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, 5 दिन का इनका सीज़ फायर, कुछ नहीं, सीज़ फायर के नाम पे बुद्धू बना रहे हैं। और वही हुआ, बिल्कुल बुद्धू ही बना रहे थे। ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया अमेरिका ने। Pentagon is expected to send thousands of soldiers to the Middle East from the U.S. Army's elite 82nd Airborne Division stationed at Fort Bragg, North Carolina. That's according to 2 people familiar with the matter. It would add to a massive U.S. military buildup as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues. The move would expand options to include deployment of forces inside Iranian territory and could dramatically raise operation, which is already in its 4th week and has roiled global markets. Meanwhile, President Donald Trump on Tuesday continued to talk about a possible deal with Iran to end the war. Tehran denies the conversations have taken place. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco and JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. He also said that Iran has made a major energy-related concession to the United States, describing it as a positive development, although he did not give details. Trump suggested the gift was related to the Strait of Hormuz, the oil transit waterway that the United States has struggled to keep open. They did something yesterday, and it was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present, worth a tremendous amount of money. The war with Iran has taken a toll on Trump's popularity. The latest Reuters Ipsos poll shows Trump's approval rating has fallen to 36%, the lowest since he returned to the White House. Americans express widespread disapproval of the war as they deal with a surge in fuel prices. Only 29% of the country approves of Trump's economic stewardship, the lowest rating in either of Trump's presidential administrations, and lower than any economic approval rating of his predecessor, Democrat Joe Biden. ओह, तो खैर
कुल मिलाकर जो है बातचीत कर रहे थे, बोले कि हमारे तो उनसे डील हो रही है, ऐसा हो गया। ईरान ने मना कर दिया। उसके बाद भी बोले उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, फलान दिया है, हमें बहुत कंसेशन दिए हैं, फलान किया, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 12,000 US सोल्जर्स जो है वो ईरान की तरफ रवाना कर दिए गए, और तकरीबन जो है टोटल जो है 50,000 के आसपास जो है ये अपने ट्रूप्स को वहाँ मोबिलाइज करेंगे, ऐसा बताया जाता है। खैर देखते हैं क्या होता है। तो ईरान इससे डर गया होगा, ईरान को इससे फ़र्क पड़ रहा होगा। लेट्स सी ईरान को फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो भी देख लेते हैं। خدمت معلوماتتون میگم بحث سائل و عملیات ساحلی رو شما مطرح کردید. خدمت مردم باید گفت نیروهای مسلح ایران آمادگی 100% دارن، در صورتی که خطای آمریکایی رو انجام میدن در منطقه، خط ساحلی و رفتار ساحلی برای گرفتن ساحل بحرین و امارات رو حتما انجام میدن. تمرینات بسیار قابل توجهی همچنین خط ساحلی ورود به ساحل امارات و بحرین رو در भाई ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। इनका तो उल्टा कहना है कि बोले ईरान बिल्कुल तैयार है, आप आइए, और जो है अगर आपने हमारे यहाँ अपने ट्रूप्स को भेजा तो हम अपने जो ट्रूप्स हैं उनको UAE में भेज देंगे, और UAE की जो कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइंस को हम जो है वो पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेंगे, UAE और बहरीन की, और नया एक जो मिडल ईस्ट है वो डेवलप हो जाएगा इससे। अरे गजब हो गया, ऐसा भी है। तो कह रहे कि देख लीजिए, आपको करना है तो कर लीजिए, हम भी करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, उधर ईरान की तरफ से एक और मैसेज आया है, और वो मैसेज है कि हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कल भी आपको सुनाया था कि हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए। Breaking news coming in with now Iran states they're sending more troops, more soldiers, 7,000 soldiers bound for Iran. Iran is responding to that, saying this is the moment they've been waiting for. So this is Iran not backing down, saying we're not afraid. Only message for the American soldiers is come closer. In fact, saying we need to come even closer for years. This is what we've been waiting for the Americans to try and enter our territory, to enter the designated points. And for over 2 decades, we have been practicing, we've been prepping for this moment with the warfare strategy that we have. Now we just have one message for the American soldiers, and that is a dare. They say, try and come closer. That is what Iran is saying. Vishal joining us. Vishal, on one side, United States saying, we're coming on the table, we're going to be talking, this is our agenda. डेर तो हिम्मत है तो आओ, यही उनके जो विदेश सचिव है वो भी कह रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे कि आप आइए, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्कुरा के बोले थे, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए। बहुत गलत ट्रैप में चला जाएगा अमेरिका, बहुत गलत ट्रैप में, मेरे ख्याल से निपट जाएगा। तो आपको कब बताया था, और अब मेन स्ट्रीम चैनल पे कब आ रही सर ये बात? पहले पता था? चलिए, ईरान पुल्ड इनटू वॉर एज US टारगेट्स ईरान अलाइंड ग्रुप्स, इराक पुल्ड इनटू वॉर एज इराक पुल्ड इनटू ईरान वॉर एज US टारगेट्स ईरान अलाइंड ग्रुप्स। तो इराक भी जो है अब इस युद्ध में कूद सकता है। हुआ क्या, ईरान के समर्थित जो वहाँ पर जो मिलिटिया थे, जो लोग हैं जो वहाँ पर उग्रवादी कह सकते हैं आप उन्हें, वो लोग जो है काफ़ी एक्टिव हो गए, और जब एक्टिव हो गए तो उनका ये कहना है कि हम जो है ईरान के साथ लड़ेंगे, आए। एयर स्ट्राइक्स इन इराक ऑन ईरान बैक्ड पैरामिलिट्री अलायंस किल्ड एटलीस्ट 15 फाइटर्स। ये गलती कर दी इन्होंने, एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान बैक्ड पैरामिलिट्री थी इराक में, 15 लोग उसमें मारे गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है। وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي: أولا، المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحق. तो साहब, इन साहब का कहना है कि इराक के ऊपर जो हमला किया गया ये उसकी संप्रभुता, उस किसी भी देश के संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है, और ये हमला, ये एयर रेड्स नहीं करने चाहिए थे। PMF के हेडक्वार्टर पर जो है ये हमला किया गया था, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, उसके हेडक्वार्टर पर ये हमला किया था अमेरिका ने, और उसको लेकर जो है ये बात निकली कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। अब इसको लेकर जो है
इराक का कहना है कि अगर हमारी संप्रभुता पे कोई बात आएगी तो हम उसको अपने देश की आन बान शान के लिए हम लड़ेंगे। डायरेक्टली नहीं बोला कि हम ईरान के साथ लड़ेंगे, उन्होंने नहीं बोला कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है या इस प्रकार से हमले होंगे तो हम उसका माकूल जवाब देंगे और हम लड़ेंगे। बीटी सीड्स में पहले से टॉक्सिन मिलाया जाता है। बीटी तो सर बीटी कॉटन वाली बात हो गई ना। तो कहाँ से सर, कल तो एकदम सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, आज तो एकदम गड़बड़ हो गया। चलिए आइए देखते, एयर स्ट्राइक भी देख लीजिए, धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक। तो ये वो एयर स्ट्राइक थी जिसमें तमाम सारे लोग मारे गए। वो कह रहे थे हमारे ऊपर हमला होगा तो हम फलान करेंगे ढिकान करेंगे। भाई वो तो एयर स्ट्राइक पे एयर स्ट्राइक ठोके चला जा रहा है। पर इस गेम में एक और नई एंट्री होती नज़र आ रही है, और वो कतर की एंट्री होती नज़र आ रही है। कतर क्या कह रहा है, जरा सबसे पहले जरा इराक वाला मैटर पूरा कर ले। इराक और ईरान ट्रेडिशनली लड़ते आए हैं, भयंकर इनकी दुश्मनी रही है, भयंकर दुश्मनी, थोड़ी बहुत नहीं। और सोचिए सर, जो लोग आपस में इस कदर दुश्मन थे, इस कदर दुश्मन की एक दूसरे को देखें और मारें, इनका युद्ध बहुत लंबा चला, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी लंबा चला इनका युद्ध। और शिया और सुन्नी का युद्ध है इनका। और उस युद्ध को लेकर भी जो है कोई निष्कर्ष कभी निकला नहीं। 80 के दशक से लड़ रहे हैं सर, दे दनादर, और आज अचानक से एक साथ हो गए, गजब हो गया। चलिए कतर को देखें। First of all, I think we've said this countless times. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one peoples or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will. ओ बाप रे, कतर ने तो बिल्कुल भयंकर बात बोल दी। ईरान था, ईरान है, ईरान रहेगा, कोई एलिनेशन नहीं हो सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. It has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on the daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. Now that said, obviously living next to 90 million people in Iran, a proud people that we have shared the Gulf with for, as I said, millennia, will continue. And we will have to find a way past this. This is a very difficult moment, but we will find our way out of it. And I have to say here that our message was always to Iran, the brotherly relationship, the neighborly relationship between our peoples should take paramount over any other political consideration. The fact that they decided to attack our country like this does not show good neighborly relations or the essence of that brotherly relationship, but it is something that we don't find any alternative to in our region. तो यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया। वो कह रहे उन्होंने हमारे ऊपर हमला भी किया है, तो ब्रदरली रिलेशन तो नहीं दिखा रहा वो हमला, तो जो है ईरान के साथ हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी ही रहेंगे। ईरान के साथ रिलेशन हम सुधारेंगे और तमाम सारे लोग सुधारेंगे। टोटल एलिनेशन जो है कोई ऑप्शन नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। कोई कंट्री या लोग किसी के विश या विम पर जो है किसी पॉलिटिकल एक्टर के उस पर जो है इशारे पर ना जिंदा रहते और ना वो बनते बिगड़ते। तो उनका कहना है कि ऐसे जो बयान है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया ख़त्म कर देंगे इराक को, ख़त्म, नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना है ऐसे कोई ख़त्म नहीं होता, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। तो ये तो बड़ी मुसीबत हो गई भाई। कतर ने भी साथ छोड़ दिया। चलिए, कतर कह रहा है हम जो है इस पूरे मैटर में तटस्थ हैं, हम इस ईरान वॉर हमारा वॉर नहीं है। साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है, साफ शब्दों में। दनादन हमले अभी भी चालू हैं साहब, दनादन। तो ये जो है ईरान का
बुशर न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसके पास यूएस इजराइल की जो है एयर स्ट्राइक हुई थी। और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जो है कुवैत ने अपने सिटीजन्स को गाइडलाइन इशू कर दी कि आप लोग खिड़की दरवाजे ना खोलें, न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर रही। चलिए देखें। पश्चिमी एशिया में इस वक्त बारूद के साथ न्यूक्लियर रेडिएशन का खौफ भी फैल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर कुवैत में हड़कंप। कुवैत नेशनल गार्ड ने संभावित रेडिएशन लीक को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। कहा है कि घरों की खिड़की और दरवाजे बंद कर दे, लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर 17 स्मार्टफोन हमले हुए हैं। हालांकि आपको ये बताना जरूरी है कि अभी तक ना तो IAEA ने ना ही किसी और एजेंसी ने रेडिएशन लीक होने की बात कही है। जो संभावित रेडिएशन लीक पर कुवैत में हड़कंप है, नेशनल गार्ड ने लोगों को इस बारे में चेतावनी जारी की है। तो कुवैत में रेडिएशन अलर्ट जारी, लोगों को घरों में रहने की सलाह। तो भैया रेडिएशन अलर्ट आ गया कुवैत में भी। हाँ सॉरी, हाँ कुवैत में भी। तो कुवैत ने भी कर दिया, धीरे धीरे करके सबको समझ में आ रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ? लेकिन IAEA ने कुछ भी नहीं कहा, कहेगा भी क्यों? अमेरिका मारेगा तो थोड़ी कहेंगे। सवाल ही नहीं उठता। ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी नौसेना के USS एब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत पर हमला किया है। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा किया है। अमेरिका की तरफ से इस हमले पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया। USS एब्राहम लिंकन परमाणु इंजन से चलने वाले निमित्त श्रेणी का विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत होने का मतलब एक ऐसी जंगी जहाज होने से है जिस पर फाइटर जेट उतर सकते हैं, यहाँ पार्क हो सकते हैं और यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। हालांकि ईरान का यह दावा है कि उसने निशाना साधा है, पर क्या उस क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। लेकिन नुकसान का भी कोई दावा ईरान की तरफ से नहीं किया गया है, केवल ये कि उसने हमला किया। लो भैया, पहले फोर्ड, गेराल्ड फोर्ड और अब USS अब्राहम लिंकन, इसको भी ठोक दिया, ऐसा ईरान का दावा है। हालांकि कुछ हवाई जहाज फाइटर जेट भी मार गिराए, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका का जो विमान वाहक युद्धपोत है USS एब्राहम लिंकन, उसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा यह किया है कि उसने USS एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल से बड़ा हमला किया। हालांकि इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सेना ने कहा है कि अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत को तटीय क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ा पलटवार ईरान की तरफ से होगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना अमेरिका इसे लगभग असंभव मानता है, क्योंकि विमान वाहक युद्धपोत की सुरक्षा के लिए उसके साथ उसका एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, फ्रिगेट्स भी होते हैं, टैंकर भी होते हैं, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं, और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स के साथ एंटी सर्फेस मिसाइल्स भी उनके पास होती है, लैंड अटैक मिसाइल्स भी होती है। तो इस विमान वाहक युद्धपोत को निशाना बनाना लगभग असंभव है। और प्रणय उपाध्याय मेरे से तो साहब का तिल मिला गया है, लेकिन अमेरिका सच्चाई नहीं बताता कि हाँ हमला हुआ या नहीं, उन्होंने हमला किया या नहीं, चुप रहते हैं। इस पर बताना चाहिए ना सही तरीके से कि हाँ इजराइल ने हमला किया, ईरान ने हमला किया, तो क्या हुआ। ईरान भी तो बता रहा है ना खुलकर एकदम। खैर क्या कहें, भारत के सुन्नी मुसलमान भी शिया ईरान के पक्ष में। अच्छा गजब हो गया है। तो व्हाट इफ रेडिएशन एंटर अरेबियन सी, खेल ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। सारा आवाजाही बंद हो जाएगी टोटल। ब्लू सेंटा को बस अंतर ब्रह्मांडीय नेता बोलना बाकी है। अंतर ब्राह्मणीय ब्रह्मांडीय, अच्छा सॉरी। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है उसका ये कहना है ईरान का कि हमने मारा। अमेरिका का अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। US का F-18 फाइटर जेट, उसको ज़रूर उड़ा दिया, उसकी तस्वीरें ज़रूर आ गई हैं। ये उड़ रहा था और ये पीछे से ये अभी आएगा कुछ। There you go, boom। ये मारा, अरे भाई गजब। तो ये तो अपने आप में
बड़ा गजब का शॉट मारा है। और इस पर भी जो है अमेरिका ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि मारा या नहीं मारा। ईरान ने लेकिन वीडियो जारी कर दिया है। उधर अमेरिका का क्या कहना है, जिसको लेकर वो कह रहे थे कतर वाले भाई साहब हमारे, इस पर क्या कहना है? Well, thank you, Mr. President. You're spot on. Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that Israel's conducted alongside us was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure the interests of the United States of America are achieved on that battlefield. This is not Iraq and Afghanistan. This is not a president who's interested in vague end states. He's been very clear with us about what we need to accomplish, creating the conditions for them never to have a nuclear capability, and that's exactly what we're doing in historic fashion. Well, thank you, Mr. गजब यार, गजब, कमाल है। क्या बयान है भाई। कहते हैं हमने पूरी तरह से हमने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। मिस्टर पीट हैं जिनके लिए बोल रहे थे, तुमने बोला था युद्ध करने के लिए। हाँ, कह रहे हमने पूरी तरह से जो हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, उसको निस्ते नाबूद कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा उसके पास में। इतना भयंकर एक्शन हमने आज तक किसी खिलाफ नहीं लिया, और इतनी ज़बरदस्त जीत हमने कभी भी देखी नहीं, कभी भी इतिहास में किसी ने सुनी नहीं, इतनी ज़बरदस्त जीत। ओफो, क्या कहूँ मैं। चलो, इनके बयान पर इजराइल के जो ईरान के जो प्रवक्ता हैं उनकी सेना के, उनका भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدی تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تاثیر امواج भाई नीचे पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह। खैर ये तो इनका वो है। द स्ट्रेटेजिक पावर यू बोस्टेड हैज़ टर्न्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक डिफीट। हार चुके हो तुम, अमेरिका को कह रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि जो अपने आप को सुपर पावर बताते थे, वर्ल्ड का सुपर, तो वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं हो भाई आप। अब आप यहाँ से भागने की सोच रहे हो, एस्केप कैसे करूँ मैं, आपके दिमाग में ये चल रहा है। आप लड़ाई ये सत्य और झूठ के बीच में थी, और आप झूठ के प्रोपेगेंडा फैलाकर जो है आप जीतना चाहते हो, अपने आप को जीता बता रहे हो। स्टेबिलिटी थ्रू पावर, वी क्लियरली डिक्लेयर दैट अंटिल इट इज आवर विल, दिस विल इज क्रिएटेड व्हेन द थॉट ऑफ acting against the Iranian nation is completely cleansed from your dirty minds. ओफो, कहते हैं तुम युद्ध खत्म नहीं करोगे, युद्ध तो हम खत्म करेंगे। हम बताएंगे कब युद्ध खत्म होगा, और वो तब खत्म होगा जब आपके गंदे दिमाग में से ईरान के प्रति जो नफरत है वो जब तक नहीं निकल जाएगी। आप ईरान को जब तक जो है ख़त्म करने का जो आपके उसमें है। आवर फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड फ्रॉम इट इज़ विल बी, नॉट नाउ एंड नॉट एनी अदर, एंड विक्ट्री कम्स फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। चलो भाई, द माइटी द वाइज। तो इन्होंने तो खुलकर एकदम बोल दिया कि बोले झूठ के दम पर बंद करो। आप कहते हो आप अपनी डिफीट, डू नॉट कॉल योर डिफीट एन एग्रीमेंट। अपने डिफीट को अपना एग्रीमेंट मत बताओ कि तुम हार चुके हो। एग्रीमेंट उसका जामा पहनाने की कोशिश मत करो उसको। और बोले आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि आपको नेगोशिएशंस के लिए उतरना पड़ रहा है, और बोलते हैं कि इस रीजन में आप जितनी बार आओगे उतनी बार आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और जब तक आप कीमत नहीं चुकाओगे तब तक ये युद्ध जो है जारी रहेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, उधर जो है तेल अवीव में जो त्राहिमाम किया है उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं, उसको भी देख लीजिए। עכשיו נפל פה בפתח תקווה, פה, ליד הבית שלי. הרב אבי, תראה, בדיוק עברתי עם האוטו, תראה איזה נתק. עכשיו פתאום באו אנשים, לפני שנייה הייתי פה לבד. אתה רואה פה עלה, מעל הזה נחת הזה. השרידים כנראה. שבר את כל הכל פה. תראה את העץ פה. תראה את הזכוכיות שם למעלה. אתה לא מאמין, עברתי פה שנייה אחרי עברתי פה עם האוטו.
तो ये तमाम सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी समय समय पर। ईरान ज़बरदस्त नुकसान कर रहा है इज़राइल का, और इज़राइल के लिए मुसीबत खड़ी होती चली जा रही है। तेल अवीव का एक और वीडियो है, उसको भी देखिए। बूम, वीडियो बनाते बनाते ही एक और आ गई, बूम, गजब हो गया भाई। तो ये स्थिति है, तेल अवीव की ये स्थिति कर दी है। उधर ट्रंप के जो सेनेटर हैं उन्होंने बहुत समझदारी की बात कही है। ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है, ईरान ने बंद कर दिया है। अब इनकी सुनिए। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States, and there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing, not just in America, but all across. Here's the. कहते हैं कि बड़ी मूर्खता की बात है, बड़े पागलपन की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, हमारी गलतियों से बंद हुआ, आज हम उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक अजीब बात हो गई। $2 बिलियन पर डे का खर्चा बता रहे हैं भाई, हैं ऐसा है क्या? तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। बोले पूरी दुनिया में हमारे यहाँ कीमतें बहुत अनशंट हो गई हैं, पूरी दुनिया में अनशंट हो रही है। चलिए देखें मामला निपटेगा क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز. गजब बेइज्जती कर रहा भाई अगला आदमी कह रहा है भाग रहे हैं ये, वी आर। यहाँ आइए और थोड़ा पीछे आइए। American commanders and soldiers have fled and taken refuge in hideouts outside the bases. We are searching for them. We call on people of the countries in the region to report their hiding places. At the same time, demand the expulsion of Americans from your land, obviously, from the region. कह रहे हैं अमेरिका के कमांडर्स और अमेरिका के जो सैनिक हैं वो तो भाग गए हैं, छुप गए हैं, बेसिस छोड़ छोड़ के भाग, हाइडआउट्स में छुप गए हैं, मिल नहीं रहे हमें। अगर आपको मिले तो आप हमें बताना। हे भगवान, इतनी बेइज्जती। उधर ईरान ने एक के बाद एक वीडियो जारी किए आज। इन वीडियो का संदेश बहुत गंभीर है। देखते जाइए। वियतनाम, यमन, पैलेस्टीन, गाजा, एप्स्टीन आइलैंड, ईरान, मिनाब, जनरल और अल खमेनी। ऑफ कहाँ जाएगी मिसाइल? सबका बदला लेगी एक मिसाइल। ओ शैतान को मारा। ये शैतान खतरनाक है भाई, ये वाला शैतान। अरे गजब कर दिया साहब। ईरान ने इस युद्ध को एकदम ही नया आयाम दे दिया, ऐसा लग रहा है। अब इस शैतान की बात हो रही है, एप्स्टीन फाइल की बात आ गई सर, जिसकी वजह से जो है ये युद्ध शुरू हुआ था। कहानी वहीं आ गई घूमकर। अब ईरान ने एक नहीं सर, कई ऐसे वीडियो बनाए। एक और वीडियो देखिए। बाल लिखा भी है भाई, BAAL, बाल। We sacrificed 168 beautiful, innocent school kids, the best kids. Tremendous sacrifice. Nobody does sacrifice like we did. We did it for you, sir. Believe me now, it's you. More. I want more.
लो भैया, बाल को भी मार दिया। ईरान कह रहा बाल को भी उड़ा देंगे, पहले भी बाल को ही मारा था। गजब हो गया। ये तो एकदम नए लेवल पे पहुंच गई कहानी। आइए अभी और देखिए, एक और बाकायदा एम्बेसी ने ट्वीट किए भाई। ये छोटे छोटे बच्चे, एप्स्टीन फाइल्स, ऐसे बदला लिया जाएगा। ओके, सबका बदला लेंगे। तो ये बदला कहाँ, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा उन्होंने बना दिया था। क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक जाएगी मिसाइल? क्या अमेरिका के ऊपर हमला करेगा ईरान? बिना कुछ कहे काफ़ी कुछ कह दिया वैसे ईरान ने। तो स्थिति गंभीर है। उधर इजराइल के मेयर आज रो पड़े, नेतन्याहू से भीख मांग रहे हैं कि भैया इस युद्ध को बंद कर दो। आंखों में आंसू आ गए भाई मेयर साहब के। मेयर साहब कह रहे हैं युद्ध किसी भी हालत में तुरंत बंद होना चाहिए। ओफो, बड़ी स्थिति खराब है। तो ये इजराइल के मेयर है। मामला कुछ और ही हो गया। तो इजराइल तो सोच रहा था हम तो जीत जाएंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल देश हैं, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ आ गया लगता है। चलिए और आगे देखते हैं। उधर रशिया ने जापान को वार्न कर दिया। भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है मामला। Such reports, especially if they are confirmed, once again confirm the fact that Tokyo is becoming ever more deeply involved in military cooperation with the Kiev authorities, with the terrorist Kiev regime, which openly demands weapons for the armed forces of Ukraine in exchange for drones. It is obvious that all this further pushes back the prospect of a peaceful resolution to the conflict in Ukraine. And in this regard, we would like to once again warn that any attempts by the Japanese leadership to establish deliveries of lethal weapons and military equipment to the Kiev regime will be perceived by the Russian Federation as hostile actions towards our country, and they will inevitably be followed by harsh retaliatory measures. उफ, जापान जो है वो ड्रोन से लेकर तमाम सारे वेपन्स जो है वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। ऐसा रशिया को पता चला। बोले अगर ऐसा करेगा, अगर ये जारी रहा, अगर तुरंत बंद नहीं किया तो जापान को हार्श रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हे भगवान। चलो पहले ज़रा आपको जापान ले चलूँ और ज़रा जापान की स्थिति को समझिए आप। ये वर्ल्ड मैप पर ये रहा जापान, ठीक है, और ये बगल में है रशिया। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ, अगर लाइन खींचे अपन और ज़रा पता करें कि कितनी दूरी है, तो सर यहाँ से ले लूँ, ये लाइन लिया और ये जापान में मैं यहाँ आ गया। 1000 किलोमीटर भी पूरे नहीं हो रहे सर, 932 किलोमीटर है ना। और अगर थोड़ा करीब चले जाएं, अगर इसको यहाँ ले आएँ तो 400 किलोमीटर भी नहीं हो रहे। इतना करीब है रशिया। रशिया ने धमकी दे दी है जापान को, सुधर जाओ नहीं तो सही कर देंगे। अब इससे भी मज़े की बात यह है कि महज इतनी सी दूरी पर यहाँ तेल मौजूद है, यहाँ तेल मौजूद है इस पूरे इलाके में। जापान इनसे तेल नहीं लेता है। जापान कहाँ से तेल लेता है? आइए ज़रा अपन देखने की, समझने की कोशिश करें। जापान पहले आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर इधर, फिर इसके बाद में यहाँ से निकलेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जा। अरे भाई इतनी दूरी से, सॉरी इसको कम कर देते हैं, हाँ, तो लगभग 13,000 किलोमीटर दूर से तेल ले रहा है भाई। बगल से ले लेना 300 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन ले नहीं सकता।
क्योंकि अमेरिका उसको लेने नहीं देगा। जापान की स्थिति देखकर बुरा तो लगता है भाई, जापान इंडिपेंडेंट है, क्या कहें। चलिए क्या कहें, बड़ी गजब स्थिति है। आइए आगे चलते हैं। और अब देखते हैं, किसी ने बड़ी सही बात कही है। गाइड टू डिस्ट्रॉइंग वेस्ट, कन्विंस वुमेन टू हेट मेन, कन्विंस मेन टू हेट देमसेल्व्स, कन्विंस माइनॉरिटीज टू हेट वाइट्स, कन्विंस वाइट्स टू हेट देमसेल्व्स, कन्विंस द यंग टू बी LGBTQIA+, convince the old that they are backward. Only takes a generation if done correctly. समझ लीजिए, आपके देश के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। कन्विंस वुमेन, महिलाओं को ये तैयार करो, उनको उनके मन में आदमियों के प्रति हेट नफरत भरो। आदमियों को ये तैयार करो कि हाँ हम गलत हैं, अपने आप से उनको वो गिल्ट में मर जाए। माइनॉरिटीज़ को के दिमाग में जो है मेजॉरिटी के प्रति नफरत भरो, मेजॉरिटी के मन में ये भरो कि नहीं हम गलत हैं यार, वो बेचारे सही हैं। जो LGBTQ है ये बच्चों के मन में भरो, और जो लोग सीधे चलते हैं हमारे जैसे लोग, उनको कह दो तुम तो बैकवर्ड हो, उनको ये उनके मन में ये भरो कि तुम बैकवर्ड हो, और वो माने इस बात को। बस सब कुछ बदल जाएगा, बस एक बार सही से इम्प्लीमेंट होना है। हमारे देश में भी यही हो रहा है, पूरे विश्व में इस समय यही हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि किस प्रकार से जो है आपको जगह जगह पर जो है लड़ाया जा रहा है, जगह जगह पर जो है कन्फ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं वोकिज़म के नाम पर। ये सब एक्चुअली पनिशेबल ऑफेंस होने चाहिए, पर है नहीं, क्या करें। बड़ी स्थिति खराब है। हमारे देश में भी यही सब चीज़ें चल रही हैं, हमारे देश में भी यही एजेंडे चल रहे हैं, पर एजेंडों को लेकर जाओगे कहाँ? क्या चाहिए इन एजेंडे से, क्या हासिल करना चाहते हैं, भगवान ही मालिक है। खैर फिलहाल तो अभी युद्ध चल रहा है, आप लोग युद्ध के मज़े लीजिए, अभी तो और भी चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ में अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों ये था आज का लाइव, उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है आप लोगों को युद्ध में बहुत मज़ा आ रहा है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, उसी को ज़्यादा लेंगे।